हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल दोस्तों। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू टुडेज सेशन, जहां पे हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं। हम लोग पीजीबीपी शुरू करने वाले हैं। पीजीबीपी जो आप लोगों का पहला क्वेश्चन 16 मार्क्स का जरूर आएगा, वो ये चैप्टर है दोस्तों। पीजीबीपी में मैंने क्या बनाया है आप लोगों के लिए, शुरू करने के पहले मैं आपको सबसे पहले क्या करवाने वाला हूँ, एक मास्टर क्वेश्चन। इस मास्टर क्वेश्चन से आपके बहुत सारे ट्रिकी एडजस्टमेंट कवर हो जाएंगे। एक होता है बेसिक एडजस्टमेंट, एक होता है ट्रिकी एडजस्टमेंट। तो जितने भी आपके ट्रिकी एडजस्टमेंट्स है वो सारे इस मास्टर क्वेश्चन से कवर हो जाएंगे। और उसके बाद जो है आप लोगों को मैं और क्वेश्चंस करवाऊंगा जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स कवर होंगे। पर ये मास्टर क्वेश्चन आप लोगों का ना एक मेजॉरिटी पीजीबीपी का क्वेश्चन कवर कर लेगा। अब मेरी बात सुनना, मास्टर क्वेश्चन में सिर्फ बहुत बड़ा मास्टर क्वेश्चन है। अगर आप देखोगे तो ये बहुत बड़ा मास्टर क्वेश्चन है। आप देखो इसमें करीबन कितने एडजस्टमेंट है। करीबन सर कितने हो गए? मेरे को दिख रहे करीबन 35 एडजस्टमेंट है। और एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर आप देखोगे तो करीबन सर 12-13 एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्या सर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है? नहीं सर। तो ऐसा क्वेश्चन क्यों बनाया? ताकि एक एक करके सारे एडजस्टमेंट आप कर लो। दोस्तों, ये आप लोगों का जो लेटेस्ट नवंबर 2024 का एग्जाम गया था, उसमें भी कुछ नए पॉइंट्स आए थे, उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो ये आप लोगों के लिए एक अल्टीमेट मास्टर क्वेश्चन होगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पर सर इसमें आप लोगों का एंड रिजल्ट से ज्यादा क्या मैटर करेगा? हर एक चीज का एडजस्टमेंट। कि आप इसका क्या कर रहे हो, उसका क्या कर रहे हो, ये आपको मैटर करेगा। ठीक है, तो दोस्तों आ जाओ मेरे साथ पीजीबीबी मास्टर क्वेश्चन। सर हमको ये मिलेगा कहाँ? आपके ड्राइव पे मैंने अपलोड कर रखा है। ये मेरे बुक में कभी भी नहीं आने वाली है। अलग से मैंने कहा अपलोड कर रखा है, ड्राइव में अपलोड कर रखा है। आप वहां से देख सकते हो। ठीक है। ओके दोस्तों, अब मेरी बात सुनो, प्लीज आ जाओ अपने मास्टर क्वेश्चन में। कहा मिलेगा सर? ड्राइव में। ड्राइव में। ठीक है। ठीक है। और मैंने इसको क्या, सौरभ गुप्ता कहते हैं 1 मार्क आया था पीजीबीपी में। ये देखो भैया, लास्ट में मैंने क्या कर रखा है, कॉन्सेप्ट रिवीजन क्वेश्चन 100 मार्क्स दे रखा है इसको। इतना बड़ा क्वेश्चन है ये। चलो चलो, सुनो दोस्तों। सर बहुत सोच समझ करके ना, मैं आपको इसके पहले जब मैंने मास्टर क्वेश्चन का वीडियो बनाया था तब मैंने दिखाया था कि ये मास्टर क्वेश्चन कैसे कितनी मेहनत से बनता है। कि मैंने पीजीबीपी के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने का, जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी पॉइंट्स मेरे को लेने थे, वो सारे पॉइंट्स एक वर्ड फाइल में रफ में डाला। और उसके बाद क्या सीक्वेंस में अरेंज करना चाहिए वो समझ करके मैंने पूरा इसको प्रॉपर्ली अरेंज किया। पर इसमें क्या ऐड करना है और क्या लेस करना है उसको मैंने अलग अलग नहीं किया। क्यों अलग अलग नहीं किया सर? क्योंकि आप लोग दिमाग लगाओ ना अपना। आप लोग दिमाग लगाओ, क्या एडजस्ट होगा क्या एडजस्ट नहीं होगा। और मेरी बात एकदम ध्यान से सुनते जाओ दोस्तों। एसएस लिमिटेड इज अ मल्टीनेशनल कंपनी engaged in the manufacturing of footwear and leather products and various other business. For the past 8 years, reported a net profit of 200 lakhs as per the statement of P&L. ठीक है सर, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है। द कंपनी वॉज सब्जेक्ट टू टैक्स ऑडिट अंडर 44 AB। द नेट प्रॉफिट इज अराइव्ड आफ्टर डेबिटिंग और क्रेडिटिंग द फॉलोइंग अमाउंट। सर यहाँ पे सारे एडजस्टमेंट है। हम लोग एक एक करके शुरू करेंगे सर। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? 200 लाख पीजीबीपी का। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? पीजीबीपी का 200 लाख। ठीक है सर, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग शुरू कर देंगे सीधा। कैसे दोस्तों? आप लोग क्या करो, एक पेज खोल लो अपना। आपको 2-3 पेज तो आराम से लगेगा सॉल्व करने के लिए, पर हम पहले पीजीबीपी का सॉल्व करेंगे। सर पीजीबीपी का आप क्या निकालोगे? इनकम। उसके लिए आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? 200 लाख। अब आपको इसमें जो भी ऐड करना है आपको लेफ्ट साइड में लिख लोगे, जो भी आपको लेस करना है वो राइट साइड में लिख लोगे, रफ में। एकदम रफ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एकदम रफ में लिखोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर ऐड और लेस, ठीक है। ऐड सबसे पहला, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ कंपनीज एक्ट 45 लाख। सर 45 लाख कंपनीज एक्ट वाला है, तो मैं 45 लाख को ऐड कर दूंगा। और मैं यहां पे दूसरी जगह लिख दूंगा डेप्रिसिएशन माइनस करना है। डेप्रिसिएशन माइनस करना है। वो डेप्रिसिएशन कहां से निकालेंगे वो हम देखेंगे। पर मेरे को क्या करना है? डेप्रिसिएशन माइनस करना है। उसके बाद दोस्तों आ जाओ अगले पॉइंट पे। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर वर 55 lakhs एंड 54 lakhs रिस्पेक्टिवली। ठीक है। ओपनिंग स्टॉक 55 लाख था सर, क्लोजिंग स्टॉक 54 लाख था। ओपनिंग स्टॉक वॉज ओवर वैल्यूड बाई 10% एंड क्लोजिंग स्टॉक वॉज अंडर वैल्यूड बाई 10%। सर एक एक का इफेक्ट लो। आप अपना ना ट्रेडिंग अकाउंट याद करो। अगर मेरा ओपनिंग स्टॉक बढ़ रहा है मतलब मेरा प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। अरे हाँ कि नहीं? सॉरी, प्रॉफिट कम हुआ हुआ है। अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है मतलब मेरा प्रॉफिट क्या हुआ है? बढ़ा हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, मतलब सर ओपनिंग स्टॉक का इनवर्स रिलेशन है क्लोजिंग स्टॉक का डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ठीक है। अब दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनो। कहते हैं ओपनिंग स्टॉक जो है वो 55 लाख है और ओपनिंग स्टॉक 10% से ओवर वैल्यूड है।
मतलब ओपनिंग स्टॉक 50 लाख होना चाहिए था, उसका 10% ऐड करके आपने 55 लाख कर दिया है। आपने क्या कर दिया है? 55 लाख कर दिया है। तो सर ओपनिंग स्टॉक को आपको कम करना है। ओपनिंग स्टॉक कम करोगे तो प्रॉफिट क्या होगा सर? बढ़ेगा। तो आप प्रॉफिट में ऐड करोगे ओपनिंग स्टॉक का 5 लाख। आप प्रॉफिट में क्या ऐड करोगे? ओपनिंग स्टॉक का 5 लाख। सुनते जाना मेरी बात, फिर से बताऊंगा, मैं फिर से बताऊंगा। और डाउट का रूल क्लियर रखना। सबसे पहले तो पूरी कोशिश करना बीच में डाउट ना पूछो, क्योंकि जरूरी नहीं है आपको जो डाउट आ रहा है वो सारी क्लास को आ रहा है। पर दूसरा नहीं रोक पाए, जिद्दी हो, तो भैया पूछना, लेकिन आपके अगर 5+1 आएंगे तो मैं उस पर रिप्लाई करूंगा। बच्चे अगर प्लस, जैसे मान लो सौरभ ने डाउट पूछा, प्लस सौरभ 5 होने चाहिए। नहीं तो फ्लो नहीं टूटना चाहिए। सुनना मेरी बात आराम से, बहुत लंबा क्वेश्चन है। सर आप लोगों का ध्यान से सुनना मेरी बात। ओपनिंग स्टॉक में 5 लाख मैंने ऐड क्यों किया? सर आपने ओपनिंग स्टॉक 55 लाख कर रखा है। ओपनिंग स्टॉक होना कितना चाहिए? 55 लाख। सर जब ओपनिंग स्टॉक कम हो जाएगा तो मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? मेरा प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाएगा। ओपनिंग स्टॉक कम होना विल इंक्रीज माई प्रॉफिट, क्योंकि ये इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है। दूसरा सर, मेरा क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है 10% से। क्लोजिंग स्टॉक 54 है, 10% कम दिख रहा है। मतलब सर 60 लाख होना चाहिए था, -10% करके 54 लाख दिख रहा है। सर एक बात समझो, आज मेरे पास कोई पैसे नहीं थे। मान लो मेरे पास आज टोटल कितने रुपए? 10 लाख रुपए। टोटल 10 लाख रुपए। अचानक से मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना है? कैश का क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 10 लाख। अचानक से सर मेरे जेब से 100 रुपया और निकला। तो ये मेरे 10 लाख रुपए में 100 रुपया बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा ना सर। मतलब मेरी एक तरह से प्रॉफिट बढ़ गई ना, मेरी एक तरह से कमाई बढ़ गई ना। तो दोस्तों अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है और मेरे को क्लोजिंग स्टॉक 6 लाख से बढ़ाना है, मतलब मेरा प्रॉफिट जो है वो 6 लाख से बढ़ जाएगा। तो मेरा प्रॉफिट यहां पे भी क्या हो जाएगा? 6 लाख से बढ़ जाएगा। ये क्या हो गया सर? ये स्टॉक का एडजस्टमेंट हो गया। पहला वाला डेप्रिसिएशन का था, ये स्टॉक का एडजस्टमेंट हो गया। 5 लाख और 6 लाख से बढ़ जाएगा। अरे तुम मेरी बात सुन पा रहे हो? यस सर। उसके बाद अगले पॉइंट में आ जाओ रजब, क्या कहते हैं? इंटरेस्ट एंड बोरोइंग कॉस्ट। तो आप लोग ना मार्क भी कर सकते हो, जैसे सेकंड वन इज अ गुड पॉइंट, ठीक है, अगर आपको रिविजिट करना है। तीसरा, इंटरेस्ट एंड बोरोइंग कॉस्ट अमाउंटिंग टू 9,50,000 एंड 7 लाख, दो नॉट मीटिंग द क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्निशन एज कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री रेस्पेक्टिवली। मतलब सर आपने क्या कर रखा है? मेरे को बताना। सर आपने इंटरेस्ट और बोरोइंग कॉस्ट जो है 9.5 लाख का और 7 लाख का, ये आपने ओपनिंग कॉस्ट और क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड कर रखा है। मतलब सर, दो नॉट मीटिंग द क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्निशन। सर एक इंटरेस्ट का कंपोनेंट जो होता है वो कॉस्ट में ऐड होगा कि नहीं होगा, इसके लिए क्राइटेरियाज होते हैं। भले क्राइटेरियाज मीट नहीं कर रहा था, फिर भी आपने जबरदस्ती 9.5 लाख और 7 लाख ओपनिंग और क्लोजिंग में ऐड कर रखा था। सर 9.5 लाख आपने ओपनिंग में ऐड कर रखा था, उसको रिवर्स करोगे आप। मतलब आप क्या करोगे? मेरी बात ध्यान से सुनना। सर 9.5 लाख से आपने ओपनिंग स्टॉक बढ़ा रखा था, 9.5 लाख से, और क्लोजिंग स्टॉक आपने कितने से बढ़ा रखा था? 7 लाख से। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? ओपनिंग स्टॉक को 9.5 लाख से कम, मतलब मेरा प्रॉफिट जो है वो 9.5 लाख से बढ़ जाएगा। और क्लोजिंग स्टॉक को 7 लाख से कम करना पड़ेगा, तो मेरा प्रॉफिट जो है वो 7 लाख से कम हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है सर। क्लोजिंग स्टॉक से डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है। तो मैं नेट इफेक्ट देखूंगा, तो 9.5 लाख से प्रॉफिट बढ़ेगा, 7 लाख से कम होगा, तो 2.5 लाख से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। यहां पे जो मैंने इंटरेस्ट कंपोनेंट का एडजस्टमेंट किया, उसकी वजह से 2.5 लाख से मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। राजा सुन रहे हो आप मेरी बात? हाँ सर। सर क्या बोलता है? ये एक तरह से कहना ये चाहता है, ओपनिंग स्टॉक 9.5 लाख से बढ़ा हुआ है और क्लोजिंग स्टॉक 7 लाख से कम हुआ है। तो आप उल्टा आप उसको एडजस्ट कर दो सर। ओपनिंग स्टॉक को 9.5 लाख से कम करना है, तो मैं ओपनिंग ऐड कर दूंगा 9.5 लाख। और क्लोजिंग स्टॉक को 7 लाख से कम करना है, तो मैं क्या कर दूंगा? लेस 7 लाख कम कर दूंगा। तो 9.5 लाख और 7 लाख नेट ऑफ करके आपका कितना आ जाएगा? 2.5 लाख। ओके। डन डन बोलते जाओ भैया, डन डन बोलते जाओगे तो मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। तो ओके। चलो सर, a sundry creditor of 32 lakhs was outstanding since a long time। एक सन्ड्री इजी वाला है सर ये। एक छोटा मोटा क्रेडिटर था जिसको 32 लाख रुपीस देना था,
has been settled for 26 lakhs in the current year based on compromise settlement. The amount has been waived has been credited to the statement of P&L. जो अमाउंट आपने वेव किया है उसको आपने पीएनएल में एडजस्ट कर दिया। मतलब क्या सर? मतलब ऑलरेडी आपने एडजस्टमेंट कर दिया, आपको कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। क्यों रजा? क्योंकि देखो मेरे को 32 लाख देना था, मैंने 26 लाख दिए, तो बचा हुआ जो 6 लाख मैंने नहीं दिया उसको मैंने पीएनएल में प्रॉफिट दिखा दिया। तो जब दिखाई दिया तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने नहीं दिखाया होता, अगर तुमने नहीं दिखाया होता तो तुमको एडजस्ट करना चाहिए था। ठीक है रजा? ओके, ओके सर। उसके बाद मेरी बात ध्यान से सुनना। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड फॉर मार्च 2025 अमाउंटिंग टू 5,20,000 was remitted on 17th May 2025 which includes 2,60,000। सुनना मेरी बात ध्यान से। which includes 2,60,000 of employers contribution and 2,60,000 of employees contribution। ध्यान से सुनो राजा। हेलो 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 सर, आप लोग ने 5,20,000 में आधा आधा दिया, पर कब दिया सर? मार्च का था वो आपने मई में दिया। सर मई में दिया ना, तो एम्प्लॉयर का हिस्से का चल जाएगा पर एम्प्लॉय के हिस्से का नहीं चलेगा। एम्प्लॉयर के हिस्से का चल जाएगा, तो जो एम्प्लॉयर के हिस्से का आपने दिया वो 2,60,000 का डिडक्शन मिल जाएगा, पर एम्प्लॉय के हिस्से का 2,60,000 का डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्यों सर? कॉन्सेप्ट सुनो। एम्प्लॉयर वाला आपको ड्यू डेट ऑफ रिटर्न के पहले देना होता है, पर एम्प्लॉय वाला आपको ड्यू डेट ऑफ पीएफ के पहले देना होता है। तो यहां पे सर ड्यू डेट ऑफ पीएफ, सुनो मेरी बात, तो आपका क्या होगा? नेक्स्ट मंथ का 14th 15th। तो भैया यहाँ पे आपने 17th मई को दिया है, मार्च का अप्रैल में नहीं, मई में दिया है, तो ये 2,60,000 एड बैक हो जाएगा। एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन 2,60,000, एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन 2,60,000 क्या हो जाएगा? एड बैक हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, अलोंग विद एन अमेंडमेंट। सर, company contributed 15% of basic salary in national pension scheme referred to in section CCD towards salary to a employee. Mr. Saurabh whose Gaurav whose basic salary was 6 lakh rupees and dearness allowance is 30% of basic salary. 50% of TA formed part of the salary. बोलो जी। सर आपको पता है इसमें एक अमेंडमेंट आया है। क्या अमेंडमेंट आया है सर? सर अमेंडमेंट ये आया है, अरे ओ राजा जी सुनो, क्या अमेंडमेंट आया है पीएफ में? देख लो, तुम लोगों ने नहीं सुना है तो देख लो, यही एक सबसे बड़ा अमेंडमेंट है। कहाँ गया भाई 36 का सीक्वेंस? ये देखो सर, ये आपका अमेंडमेंट आया है कि जब आप पेंशन स्कीम में जमा करते हो पैसा, तो पहले आपको 10% का डिडक्शन मिलता था, 10% के ऊपर का डिसअलाउ हो जाता था। अब 14% का मिलता है, एंड 14% ऑफ बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। कहते हैं डीए इफ द टर्म सो प्रोवाइड, यानी कि डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। सर हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 6 लाख रुपए का बेसिक सैलरी है, 6 लाख रुपए का बेसिक सैलरी है। आप देखो, उसके अलावा 30% जो है वो डीए है। 30% क्या है? डीए है। तो 6 लाख का 30% 1,80,000, और उसमें से भी 50% जो है ना वो सैलरी का पार्ट बनता है, यानी कि 50% यानी कि 90,000। तो मैं क्या लूंगा सर? बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, यानी कि 6 लाख प्लस 90,000, 6,90,000 इंटू 14% इज इक्वल टू 96,600। पर आपने तो 15% दिया है, तो सर जो 1% है ना, 6,06,900, वो क्या हो जाएगा? एड बैक हो जाएगा। 1% जो है वो एड बैक हो जाएगा। अरे क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? बोलो। हाँ, सही बोल रहा हूं? हेलो, क्वेश्चंस इसीलिए थोड़ी बनाया है मैंने कि तुम सीधा 1% एक्सेस कर दो। सुनो, 1% एक्सेस नहीं होगा, सुन लो राजा। अरे ओ सर, आपने 15% ऑफ बेसिक सैलरी दिया है और लिमिट 14% ऑफ बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी है। तो आपने कितना जमा किया है? आपने जमा किया है 15% ऑफ 6 लाख इज इक्वल टू 90,000, और लिमिट कितना है? 14% ऑफ 6,90,000। 6,90,000 इंटू 14% इज इक्वल टू 96,600। तुम सुन रहे हो मेरी बात? तुम सुन रहे हो मेरी बात? तो इसीलिए यहां पे कोई डिसअलाउंस नहीं आएगा। सोच पा रहे थे तुम ये चीज? सोच पा रहे थे तुम ये चीज? 15% ऑफ बेसिक सैलरी लिखा है साफ साफ, सिर्फ परसेंटेज में मत देखना।
तो यहां पे सर आपका इसके वजह से कोई भी एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट नहीं आएगा। नो एडजस्टमेंट। व्हाई? बिकॉज योर प्रोविजंस हैव चेंज्ड। ठीक है, आपको पूरा डिडक्शन मिल जाएगा, कोई डिसअलाउंस नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बात है सर, सुन पा रहे हो आप मेरी बात? हाँ जी सर। सर मैंने जो अभी ऑलरेडी आपको पीडीएफ दे रखा था ना, उसमें 14% वाला ही अमेंडमेंट नहीं था, वो मैं करके रिवाइज अपलोड कर दूंगा सोल्यूशन का। पर ये वीडियो देखने के बाद आपको सोल्यूशन देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है राजा, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगला सर, रेंट ऑफ 60,000 per month received from letting out of a part of office premises. Municipal taxes paid in respect of the said is 8,000. The same is debited to P&L. अच्छा सर, एक सेकेंड। एक तो इससे हमको समझ आता है आपकी हाउस प्रॉपर्टी की भी इनकम आएगी, और दूसरा रेंटल इनकम जो है 60,000 का, उसमें म्युनिसिपल टैक्सेस आपने दिया है कितने का? 8,000 रुपए का, और वो सेम को आपने पीएनएल में डेबिट कर रखा है। तो सर देखो, म्युनिसिपल टैक्सेस का हमको पता है कि वो तो आपके हाउस प्रॉपर्टी में डिडक्शन मिलेगा, तो म्युनिसिपल टैक्स का जो 8,000 आपने दिया है उसको एड बैक कर दो। और दूसरी तरफ ये लिख लो कि एक और पेज खोल रहा हूं मैं, और उसमें मैं ये लिख रहा हूं कि मेरा हाउस प्रॉपर्टी हेड का भी इनकम आएगा। ये इनकम मेरा अभी निकालना रखूंगा मैं इसको, पर हाउस प्रॉपर्टी हेड का भी इनकम आएगा। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, सुनते जाना। सर, लॉस इनकर्ड ऑन ट्रांजैक्शन ऑफ परचेज एंड सेल्स विदाउट डिलीवरी ऑफ वेरियस कंपनीज 3 लाख रुपए। मतलब सर ये क्या हो गया? स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन। स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन। और आपको पता है स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन की एक खास बात है, तुम लोग मेरे से थोड़ा ज्यादा एक्टिव हो जाओ रजा, एक बार थोड़ा मेरे से ज्यादा एक्टिव हो जाओ। ठीक है, प्लीज थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव हो जाओ। सर मैंने क्या कहा? सर आप लोगों का लॉस इनकर हुआ है कितने का? लॉस इनकर हुआ है 50,000, 3 लाख रुपीज का। सर ये आपका स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन है, इसको आपने कहां पे एडजस्ट कर रखा है? आपने पीएनएल में 3 लाख का लॉस दिखा रखा है। बट सर स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन की सिर्फ एक खास बात है, उसको आपको सेपरेटली दिखाना होता है। तो आप क्या करोगे? जो पीजीबीपी का वर्किंग कर रहे हो उसमें ऐड कर दो लॉस फ्रॉम स्पेक्युलेशन। कितने का? 3 लाख रुपए का। कि मैं उसको नॉर्मल पीजीबीपी में माइनस नहीं करूंगा। और सर दूसरे पेज में जो आपने हाउस प्रॉपर्टी खोला था, उसके नीचे लिखो आप पीजीवीपी इनकम। और पीजीवीपी में एक आ गया आपका नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, और दूसरा आ गया आपका स्पेक्युलेशन बिजनेस। और स्पेक्युलेशन बिजनेस में क्या है सर? 3 लाख का लॉस है। और आपको पता है ये 3 लाख का लॉस किसी से एडजस्ट नहीं होता है। ये 3 लाख का लॉस किसी से एडजस्ट नहीं होगा, स्पेक्युलेशन गेन से एडजस्ट हो सकता है। ठीक है राजा, अगले पॉइंट में आ जाओ। सर, 3 लाख रुपीज being interest on fixed deposit made with a bank as a margin money for obtaining a guarantee required by a state government for a particular contract. सर इंटरेस्ट इनकम कहां जाता है? अच्छा, इंटरेस्ट इनकम चला जाता है, इंटरेस्ट ऑन एफडी चला जाता है आपके आईएफओएस में। तो मैं पीजीबीपी से क्या करूंगा? लेस करूंगा और आईएफओएस में शिफ्ट कर दूंगा। नहीं राजा, यहां पे जो इंटरेस्ट इनकम है ना, ये आपको बिजनेस करके आ रहे हैं। ये जो इंटरेस्ट इनकम आ रहा है, ये बैंक गारंटी के लिए आ रहा है। एफडी जो किया आपने, तो इट इज प्रॉपर्ली अ बिजनेस इनकम। इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, ये आपके पीजीबीपी में ही रहेगा। इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, ये आपके पीजीबीपी में ही रहेगा। मेरे से एक कदम आगे चल के जवाब देते जाओ ना। मेरे से एक कदम आगे चल के जवाब देते जाओ ना। अगला सर, पेमेंट ऑफ 30 lakhs टू ए एंड कंपनी अ सब कॉन्ट्रैक्टर for processing raw material without deduction of tax is debited to P&L. This amount includes 20 lakhs for purchase of chemicals and 10 lakhs towards sugar label charge. अरे तुमको नहीं पता, ऐसा खोज खोज के पॉइंट्स डाला है ना एडजस्टमेंट, इतना खोज खोज के पॉइंट्स डाला है ना कि बाकी सारे क्वेश्चंस में एक झटके में कंफर्ट आ जाएगा। नॉर्मल टीडीएस का नहीं है 30% डिसअलाउ हो जाएगा, ना 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 ना। कहता है आपने 30 lakhs पे किया एक सब कॉन्ट्रैक्टर को जो इंडिया का लग रहा है, रेसिडेंट लग रहा है, उस पर आपने टीडीएस नहीं काटा। उसमें सर 20 लाख आपने केमिकल परचेज किया था और 10 लाख का आपने लेबर चार्ज, which is separately shown in the bill submitted, separately shown. सर देखो, याद है आपको 194C में मैंने आपको बोला था क्या, कि अगर आप लोग को, अगर आप क्या कर रहे हो, कुछ परचेज कर रहे हो रॉ मटेरियल का, केमिकल्स का, और साथ में लेबर, उसके अलावा लेबर चार्ज भी है, तो 194C में अगर आप एक साथ 30 लाख का बिल बना दोगे, आप अलग अलग स्प्लिट नहीं दिखाओगे, तो पूरे 30 लाख पे टीडीएस कटेगा। पर अगर आपने दिखा दिया 20 लाख केमिकल्स का है और 10 लाख लेबर का है, तो आप समझो टेक्निकली 20 लाख तो सेल है एक, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, उस पर टीडीएस नहीं आएगा, इस 10 लाख रुपए पे टीडीएस आएगा। सही बोल रहा हूं कि नहीं मैं? और 10 लाख रुपए जब आपने पे किया और उस पर टीडीएस नहीं काटा, तो उसका 30% यानी कि 3 लाख रुपए आपको डिसअलाउ हो जाएगा। मतलब 3 लाख रुपए का खर्चा आपको एड बैक हो जाएगा। और ये क्यों हुआ? सर ये टीडीएस नहीं डिडक्ट किया आपने, लेबर चार्ज।
सर अगर यही क्वेश्चन में सेपरेटली शोन नहीं होता, यही क्वेश्चन में सेपरेटली शोन नहीं होता, तो भैया तो हमको 30 लाख पे टीडीएस काटना पड़ता और 9 लाख रुपए डिसअलाउ करना पड़ता। ठीक है राजा? अरे आर यू विथ मी? बोलो हाँ कि नहीं। ठीक है सर। सर अगला वाला पॉइंट जो है, पॉइंट नंबर 11, थोड़ा ट्रिकी है, सुनना और थोड़ा ओपन माइंड रखना दोस्तों। द कंपनी हैज पेड 2,25,000 टू अ शेयर ब्रोकर फॉर ट्रांजैक्शन इन रिलेशन टू इक्विटी शेयर्स listed in stock exchange, and 1,20,000 to commodity broker for transaction in relation to commodities at MCX. Tax was not deducted at source on such transaction. हाँ, टैक्स वॉज नॉट डिडक्टेड एट सोर्स ऑन सच ट्रांजैक्शन। क्या आप मेरी बात सुन पा रहे हो राजा? अरे क्या आप मेरी बात सुन पा रहे हो? हाँ सर, इसका ना हमारे आईसीआई ने एक अलग अप्रोच दिया था। आईसीआई ने क्या बोला, तू सोच, पहले तूने इक्विटी शेयर्स के लिए ब्रोकरेज दिया, फिर तूने कमोडिटी के लिए ब्रोकरेज दिया। आपका मैं एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूं सर, मेरी बात ध्यान से सुनना, एक कॉन्सेप्ट क्लियर करो। सर कॉन्सेप्ट ये है, मेरी बात ध्यान से सुनना, एक सेकेंड। हाँ सर। सर कॉन्सेप्ट क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनना। दोस्तों अगर आप ना, आपका अगर बिजनेस है, शेयर मार्केट अगर आपका बिजनेस है, तो जो खर्चे होते हैं ना ब्रोकरेज वगैरह का, आपको उसका डिडक्शन मिल जाता है। पर अगर वो कैपिटल गेन में आपका इनकम आ रहा है ना, तो खर्चों का डिडक्शन इस तरीके से ब्रोकरेज वगैरह एसटीटी वगैरह का डिडक्शन नहीं मिलता। यहां पे सर हम लोग क्या माने, दोस्तों आप समझो ये कंपनी कौन सी बिजनेस में है, ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फुटवेयर और लेदर प्रोडक्ट्स में और वेरियस अदर बिजनेस लिखा है। तो आप राजा ये मेरे अजम्पशन पे है, मैं ये अज्यूम कर सकता हूं कि ब्रोकरेज, ये जो ट्रेडिंग है इक्विटी और कमोडिटी का, ये इनका बिजनेस कोर बिजनेस नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल गेन हो जाएगा। ओहो, मतलब कैपिटल गेन भी आएगा। अच्छा, तो अगर कैपिटल गेन मान लूंगा, तो फिर ये खर्चों का डिडक्शन नहीं मिलेगा। टीडीएस नहीं काटा वो तो फालतू बात हो जाएगी। टीडीएस नहीं काटा, ये तो फालतू बात हो जाएगी, आपको इस खर्चे का डिडक्शन ही नहीं मिलेगा। तो 2,25,000 और 1,20,000, ये दोनों को ऐड कर दो सर। 2,25,000 और 1,20,000 ये ऐड कर दो, ये हो गया आपका कैपिटल गेन में जाएगा। और साइमल्टेनियसली दूसरी जगह आप एक और हेड खोलोगे, कैपिटल गेन हेड खोलोगे, इसमें क्या आएगा ये अपन बाद में लिखेंगे। पर अपने को पता है यहां पे इक्विटी का और कमोडिटी का जो भी इनकम है वो आएगा। ठीक है राजा, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनते जाना। सर फिर क्या लिखा है, फीस ऑफ 1,00,000 रुपीज पेड टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फॉर अटेंडिंग बोर्ड मीटिंग विदाउट डिडक्शन ऑफ सोर्स एट 194J। सर अगेन सेम चीज, आपने टीडीएस नहीं काटा, तो मैं एक साथ टीडीएस के प्रोविजंस भी एक साथ है। आपने 194J में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को पेमेंट करते हो तो टीडीएस काटना होता है, नहीं काटा, आपको 30,000 का डिसअलाउंस हो जाएगा, 0.30 डिसअलाउंस। क्यों सर? क्यों सर? टीडीएस, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है राजा, उसके बाद अगला पॉइंट, पेमेंट मेड टू अ ट्रांसपोर्टर ऑफ 60,000 रुपीज बाई अकाउंट पे चेक बट नो टीडीएस हैज बीन डिडक्टेड। Transporter is having PAN furnished and that is section 44AE and not having more than 10 good carriages। सर आपको पता है कि वैसे तो हम अगर गुड्स कैरेजेस वालों को पेमेंट करते हैं तो हमारा 194C में टीडीएस आता है। पर मैंने बताया था आपको रिविजन में भी कि अगर सामने वाला 44AE ऑप्ट कर रखा है और उसने अपना पैन कार्ड फर्निश कर दिया तो टीडीएस काटने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये आपने यहाँ पे टीडीएस नहीं काटा, उससे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। आर यू विथ मी? आर यू विथ मी अंटिल हियर? यस सर। आप प्लीज मेरे से एक कदम आगे रहो और आगे बढ़ो सर। क्या लिखा है, एसएस लिमिटेड रिसीव्स अ सम ऑफ 10 लाख रुपीज फ्रॉम एडिडास लिमिटेड फॉर अग्रीइंग नॉट टू कैरी ऑन द बिजनेस रिलेटिंग टू फुटवेयर फॉर द नेक्स्ट 5 years। सर बेसिकली आपको क्या मिला है, 10 लाख रुपए का आपको नॉन कंप्लीट फीस मिला है। सर नॉन कंप्लीट फीस जो देता है वो उसको इंटेंजिबल एसेट दिखाता है और 25% पे डेप्रिशिएट पर करता है। पर जो इंटेंजिबल नॉन कंप्लीट फीस जो लेता है वो क्या करता है राजा? जो नॉन कंप्लीट फीस लेता है वो क्या करता है बताओ? सर वो उसको इनकम में दिखाते हैं, वो उसको इनकम में दिखाता है। तुमने 10 लाख रुपए इनकम में दिखाए। अरे सर मेरे को कैसे पता इनकम में दिखाया है? राजा हेडिंग में याद है ना तुमको, ये जो 200 लाख रुपए आया है, इट इज आफ्टर डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग द फॉलोइंग आइटम्स। तो ये ऑलरेडी आपका क्रेडिट हो रखा है। अगला पॉइंट दोस्तों, द कंपनी हैज पेड थ्रू बैंक 1,20,000 टू नेशनल फंड फॉर रूरल डेवलपमेंट। है? बोलो क्या?
सर लास्ट लाइन आ जाओ क्वेश्चन के। कंप्यूट द टोटल इनकम एज पर नॉर्मल प्रोविजंस, गिव ब्रीफ रीजंस फॉर डूइंग दिस। कंपनी डज नॉट वांट टू ऑप्ट फॉर 115 BAA। तो सर यहां पे अगर आप BAA वगैरह ऑप्ट नहीं कर रहे हो तो ये डिसअलाउंस आता भी नहीं है। पर मेरे को एक बात पूछू क्या तुमसे, सर अगर मैं 115 BAA करता ऑप्ट, तो क्या 35 CCA का डिडक्शन आता? बोलो। एक सेकेंड, मनीष ने दूसरी बार रिसीव्स का क्वेश्चन पूछा, देख रहा जा। DTAA जो रिसीव का कॉन्सेप्ट पूछ समझे थे ना आप, वो पीजीपीपी में लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे रिसीव्स नॉर्मल टोन में दिया जाता है। हर जगह आप टीडीएस और ग्रॉसअप, हर जगह टीडीएस ग्रॉसअप नहीं कर सकते, वो दिमाग सिर्फ आप DTAA में लगाना, ठीक है? अदरवाइज रिसीव्स इज अ वेरी नॉर्मल वर्ड मनीष, ठीक है? चलो दोस्तों, मेरे को बताओ, सर ये जो आप पेमेंट कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए नेशनल फंड फॉर रूरल डेवलपमेंट इज 35 CCA। मेरे को बताओ, अगर मैं 115 BAA ऑप्ट करता तो क्या 35 CCA का डिडक्शन मिलता है? ये मेरा सवाल है। बोलो जी, बोलो बोलो। हम्म, क्या कर रहे हो तुम लोग, पता नहीं, इधर आओ। सर ये देखो ना, मैंने आपको यहाँ पे लिखवा के कटवाया है कि CCA लिखा हुआ नहीं है। और ये लोग क्वेश्चन में क्यों देते हैं पता है? ताकि तुमको ये ध्यान ना रहे, और ये जब क्वेश्चन में देते हैं ना, तो लास्ट में ये लोग बताते हैं कि ये 115 BAA वाला क्लाइंट है, तो वहां पे आपको अलाउ करना होता है। नहीं तो आपका दिल क्या बोलेगा, नहीं नहीं 115 BAA, नहीं नहीं ये तो अलाउ नहीं होता। नहीं भैया, CCA अलाउ होता है। तो यहाँ पे तो चलो नॉर्मल प्रोविजन है, यहाँ पे तो नॉर्मल प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स है, तो इसीलिए यहाँ पे ये अलाउ हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर 115 BAA होता तो भी अलाउ हो जाता, ठीक है दोस्तों? उसके बाद एक्सपेंडिचर, मेरी बात ध्यान से सुनना, अलाउ हो जाता और आपने एक्सपेंस आउट कर रखा है, तो हमको कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है कि नहीं सर? कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगला पॉइंट, expenditure of 41,000 paid in cash comprising of 22,000 paid directly to producer of dairy farming and 19,000 towards printing and stationery items of the office। सर जो आपने डायरेक्टली डेयरी फार्मिंग के लिए दिया, वो एक्सेप्शन में आता है, कौन से रूल 6DD के एक्सेप्शन में आता है। और दूसरा जो 19,000 आपने स्टेशनरी का दिया, वो थोड़ा गलत हो जाएगा, तो 19,000 पे क्या कटेगा आपका, कि आपको डिसअलाउ हो जाएगा। क्या? 0.19। क्यों डिसअलाउ हो गया सर? क्योंकि आपने कैश में पेमेंट किया है स्टेशनरी का। 10,000 से ज्यादा अगर आप पे करते हो तो अकाउंट पे चेक से करो, अगर आप कैश से पे करते हो तो गलत हो जाएगा। अगला, 32,000 पेड टू अ गुड्स ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर इन कैश फॉर कैरिंग आउट द कंपनीज प्रोडक्ट ऑफ द वेयर हाउस। सर ये बस मेरे को ये याद दिलाना था आपको कि गुड्स ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर के केस में 30,000 का लिमिट है, 10,000 नहीं 30,000। तो आपने 32,000 दे दिया, तो क्या हो जाएगा सर वो? बोलो। 30,000 का लिमिट है, बोलो, कुछ भी बोल रहा हूं, हाँ बोल दोगे? हाँ सचिना, कुछ भी? सर 35,000 का लिमिट है। क्या तुम लोग भी कंफ्यूज होते हो रे? हाँ, कितने बच्चे लोग हो तुम लोग? सेक्शन याद है कि वो भी याद नहीं है? 48 याद है कुछ जिंदगी में? हाँ, इतना स्पून फीडिंग करना पड़ता है तुम लोगों को? इतने छोटी छोटी चीजों में मैं आपको क्यों बुक खोल के दिखा रहा हूं बेटा? फोटोग्राफिक मेमोरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट यू टू हैव। प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली। 48 35,000 लिमिट होता है जब आप कैरेजेस में इन्वॉल्व हो। सचिना, चलो आगे सुनो दोस्तों। थर्ड, एज ए टीचर ना फट जाती है अगर बच्चे को इतने बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर ना हो तो। दोस्तों 35,000 का लिमिट है, 32,000 का आप लोगों ने पेमेंट किया है, कैश के लिमिट के अंदर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। नेक्स्ट सर, सर 35,000 towards expenditure for earning income for transfer of carbon credits, it is also include, it also included income of कार्बन क्रेडिट ऑफ 4 लाख रुपए। सर आपको पता है कि जब आप कार्बन क्रेडिट का इनकम आता है, वो रहता पीजीबीपी में ही है।
जो आपको कार्बन क्रेडिट का इनकम आएगा वो रहेगा पीजीबीपी में ही, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा सर उसका इनकम सिर्फ आएगा, लेकिन उसका कोई एक्सपेंडिचर का डिडक्शन नहीं मिलेगा, और आपको एक 10% के टैक्स रेट का बेनिफिट मिलेगा। तो 35,000 का एक्सपेंडिचर का डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो जब कार्बन क्रेडिट की बात हो तो आपका 30,000 का जो खर्चा है उसको ऐड कर दो। इनकम में क्या है सर, इनकम में रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 लाख इनकम में रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर खर्चे से हमको प्रॉब्लम है सर। उसके बाद आगे बढ़ते सर। Employee benefit includes 4,41,000 in respect of bonus payable to employee. There is a dispute between company and the employee union, and in order to avoid late payment of bonus, the company formed a trust and transferred the amount of bonus payable to the employees. The dispute was settled in November 25, and the trust paid the bonus to employees on December. सर आप लोगों ने क्वेश्चन पहले भी किया होगा, आपको पता है सेक्शन 43 बी क्या कहता है। अगर बोनस पेबल वगैरह कुछ है तो जब एक्चुअल में पे करोगे तभी डिडक्शन करेंगे, और पेमेंट आपको ड्यू डेट ऑफ आरओआई के पहले करना पड़ेगा। अब आपका ड्यू डेट ऑफ आरओआई 31 अक्टूबर है, आप उसके पहले कर नहीं पा रहे थे क्योंकि डिस्प्यूट था, तो आपने क्या किया, ट्रस्ट में ट्रांसफर कर दिया। ट्रस्ट में ट्रांसफर करके बोला ट्रस्ट जो है बाद में एम्प्लॉइज को दे देगी। नहीं सर, जब तक आप ट्रस्ट के पास देते हो मतलब वो पैसे आप ही के पास है। जब आप एम्प्लॉय को दोगे तभी डिडक्शन मिलेगा, यहाँ पे डिडक्शन नहीं मिलेगा। पर आपने तो ले लिया है, कितने का डिडक्शन ले लिया है, 4,41,000 का, तो ये ऐड हो जाएगा सर 4,41,000 बोनस का। क्यों? 43 बी के वजह से। कौन से सेक्शन की वजह से? 43 बी के वजह से। अरे क्या आप मेरी बात सुन पा रहे हो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बोलो यस और नो। पक्का? ओके सर, अगले सेक्शन में आ जाओ, इधर आओ, अगले पॉइंट में 20। सर लॉस ऑफ 2.2 lakhs ड्यू टू हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट फ्यूचर प्राइस फ्लक्चुएशन इन द रॉ मटेरियल यूज्ड इन द कोर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। सर आप हेज कर रहे हो, 2.2 लाख का लॉस हो गया, स्पेक्यूलेशन लॉस है ये। क्या ये स्पेक्यूलेशन लॉस है? नहीं राजा, आपको पता है हेजिंग इज नॉट अ स्पेक्यूलेशन लॉस, ये तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होता है। तो इसका लॉस जो होगा नॉर्मल बिजनेस लॉस माना जाएगा। 2.2 lakhs का जो एक लॉस हुआ है उसको आप पीजीपीपी में माइनस करोगे, आप इसको एड बैक वगैरह कुछ भी नहीं करोगे। इट इज अ डिडक्शन विच इज अलाउड, इट इज अ खर्चा विच इज अलाउड, यू डोंट हैव टू माइनस इट, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, नेक्स्ट, मार्क टू मार्केट लॉस। Mark to market loss, MTM loss of 6 lakhs in respect of unsettled derivative contract. The contract was settled in May 2025 with a gain of 1 lakh rupees. सर ये नहीं आता सर हमको, क्या बोल रहे हो? हाँ, क्या होता है सर ये मार्क टू मार्केट लॉस? बोलो सर। आपको पता है सेक्शन 36 के लास्ट में एक प्रोविजन आता है जो कहता है पीजीबीपी में उतना ही मार्क टू मार्केट लॉस का डिडक्शन मिलेगा जितना आईसीडीएस में मार्क टू मार्केट अलाउड है। जैसे कि आईसीडीएस कहता है इन्वेंट्री को कॉस्ट पे या फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर पे, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे रिकॉर्ड करो। ये हो गया सर मार्क टू मार्केट लॉस। अगर मैंने खरीदा था 100 रुपए का और अब एनआरवी नेट रियलाइजेबल वैल्यू हो गया 80 रुपया, तो 20 रुपए का लॉस मैं बुक कर दूंगा, एमटीएम लॉस बोल के। पर जो लॉस आईसीडीएस अलाउ नहीं करता उसको मैं बुक नहीं करूंगा। सर आईसीडीएस जो है अनसेटल्ड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का लॉस बुक करना अलाउ नहीं करता। आईसीडीएस इसको मार्क टू मार्केट में करने के लिए नहीं बोलता, तो ये लॉस भी मेरे को डिसअलाउ हो जाएगा सर 6 लाख रुपए का। तो मैं 6 लाख रुपए क्या करूंगा, 6 लाख रुपए मेरे पीजीबीपी में ऐड कर दूंगा, मेरा एमटीएम लॉस 6 लाख रुपए में ऐड बैक कर दूंगा। क्या आप मेरी बात सुन पा रहे हो? इतने सारे डिडक्शन से एक और पेज खोलना पड़ेगा। ठीक है, सुनते जाओ मेरी बात। सर अगला पॉइंट, प्रॉफिट ऑफ ₹3 lakhs received from hedging contract entered for meeting out of loss in foreign currency, payment towards imported manufacturing machine valued at 95 lakhs installed on 15 December and put to use। अरे अच्छा पॉइंट है भाई, हल्के में मत लेना। क्या बोलते हैं, आपको 3 लाख का प्रॉफिट हुआ हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट से, क्यों एंटर किया था आपने? फॉर मीटिंग आउट लॉस इन फॉरेन करेंसी पेमेंट्स टुवर्ड्स इंपोर्टेड मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी वैल्यूड एट 95 lakhs। सर आपने 95 lakhs की एक मशीन खरीदी, उसका पेमेंट करना है बाद में, तो उसके लिए आपने हेज करवाया, हेज करवाया और उस हेजिंग में आपको 3 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, जो आपने 15 दिसंबर को इंस्टॉल किया और पुट टू यूज उसी दिन कर दिया आपने। अब मेरे को ये देखना पड़ेगा दो चीज सर। एक तो सबसे पहला भैया जो 3 लाख रुपए का मैंने क्या किया है, प्रॉफिट कमाया है, उसका क्या होगा सर? क्या वो प्रॉफिट मेरे पीजीबीपी में रहेगा कि नहीं रहेगा? क्या मतलब सर? सर यूजुअली अगर मैं कोई एसेट खरीदने के लिए कोई हेज करवाता हूं, तो हेज से जो भी गेन या लॉस होता है ना, वो मेरे कहाँ एडजस्ट हो जाना चाहिए, वो मेरे असेट के कॉस्ट में एडजस्ट होना चाहिए।
3 लाख मेरा पीएनएल में जाना नहीं चाहिए। तो मेरे को आइडियली क्या करना चाहिए? आइडियली 3 लाख को पीएनएल से प्रॉफिट से हटाना चाहिए। मेरी कॉस्ट जो 95 lakhs की है, उसमें से 3 लाख कम करके उसको 92 lakhs करना चाहिए, और उस पे मेरे को डेप्रिसिएशन निकालना चाहिए। इतना मेरे को करना चाहिए। तुम सोच पा रहे हो क्या सर? तुम लोग भी ऐसा सोच पा रहे हो क्या? बोलो, तुम लोग का क्या कहना है इस पे? हाँ, वही होगा सर। तो आप क्या करोगे? आप यहाँ पे अपने हेज का, डेप्रिसिएशन का तो माइनस करोगे ही करोगे। आप यहाँ पे हेज का भी 3 लाख माइनस करोगे। हेज का 3 लाख माइनस करोगे, प्रॉफिट असेट वाला। और जब मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहा हूं ना राजा, तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते वक्त एक बार मैं ये देखूंगा कि तुमने एक तो नॉर्मल जो दिया हुआ है वो, और दूसरा जो इंपोर्टेड मशीनरी है उसका डेप्रिसिएशन का ध्यान दिया क्या, ये मेरे को यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो ये दो चीजें मेरे को यहाँ पे देखनी बची है। एक तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन और इंपोर्टेड मशीनरी का डेप्रिसिएशन दिया हुआ है कि नहीं, वो क्वेश्चन बताएगा सर आगे, बट मैं अपने थॉट्स अलाइन कर रहा हूं बस। आगे सर, 5 lakh rupees being additional compensation received from state government due to an interim order of the court for land acquired by the state government. सर, 5 लाख रुपए मेरे को इंटरिम ऑर्डर की वजह से आया, कंपलसरी एक्विजिशन पे। सर आपको पता है कंपलसरी एक्विजिशन में टैक्सेबिलिटी कब आती है? जब पैसा रिसीव हो जाए। बट एट द सेम टाइम आपको फाइनल ऑर्डर का वेट करना है, इंटरिम ऑर्डर पे टैक्सेबिलिटी नहीं आती। तो 5 लाख आप टैक्सेबल नहीं कर सकते। आप क्या करोगे? 5 लाख रुपए माइनस करोगे। सर आपका स्टेट गवर्नमेंट से जो मिला 5 लाख, उसको माइनस करोगे। और एक सेकेंड, जो अगले पेज में आप कैपिटल गेन लिख रहे हो ना, कैपिटल गेन में लिख दो कि मेरे को लैंड का कैपिटल गेन भी चेक करना है। जो कंपलसरी एक्विजिशन हुआ उसको मैं लेकिन निल करूंगा। जो 5 लाख रुपए मेरे को एक्स्ट्रा आया उसको मैं निल करूंगा। निल मतलब क्या? मैं उसको इस साल टैक्सेबल नहीं करूंगा। मैं कब टैक्सेबल करूंगा? मैं उसको टैक्सेबल करूंगा शायद जब मेरे को फाइनल ऑर्डर आएगा। मैं एक बार समझूंगा इसको सर थोड़ी देर में। ठीक है, अब आ जाओ वापस सर, आगे बढ़ते हैं। The assessee has made some structural changes in their factory, contrary to what was earlier approved by the municipal authorities, and hence paid 98,000 as regularization fee. आपको पता है सर, सर ये एक तरह का पेनल्टी है। रेगुलराइजेशन फी बोल के कुछ अच्छा नहीं हो जाता, आप इसको ऐड बैक कर दोगे। तो 98,000 ऐड बैक कर दूंगा। एक बार के लिए यहां पे लिख रहा हूं, रुको। सर सीक्रेट कमीशन अमाउंटिंग टू 50,000 वाज पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25। मेरे को बताओ सर, सीक्रेट कमीशन का क्या होगा? आपके हिसाब से सीक्रेट कमीशन का क्या होगा? सर ऐसा सीक्रेट कमीशन वगैरह हम अलाउ नहीं करते। तो ये भी आपका ऐड हो जाएगा। आपका 50,000 रुपए ऐड हो जाएगा। साफ साफ लिखा था। एक क्वेश्चन था अलग से, याद है, 2 पॉइंट वाला। पहले पॉइंट में सीक्रेट कमीशन था। वो ये बोलता है कि भैया अगर कोई ऑफेंस का पेमेंट है या प्रोहिबिटेड बाई लॉ है, हम उसका डिडक्शन नहीं देते। तीसरा सर, एक्सपेंडिचर ऑन सीएसआर 1,45,000। सर सीएचआर का खर्चा अलाउ होता है क्या? नहीं होता सर, सीएसआर का खर्चा अलाउ 1,45,000 एड बैक हो जाएगा। लेकिन सर डोनेशन टू स्वच्छ भारत कोष, जिसको आप सीएसआर नहीं मान रहे हो, उसका क्या होगा? बताना जरा। चाहिए तो बुक खोल लो, देख लो, प्रोविजन देख लो। हाँ सर देखो, ये सब पीजीबीपी के तो खर्चे नहीं है, तो पीजीबीपी में तो अलाउ नहीं होगा। 2 लाख रुपए ऐड बैक कर दूंगा। लेकिन आगे चल के कहां गया भाई? हाँ सर, आगे चल के मेरे जब ग्रॉस टोटल इनकम आएगा ना, उसके नीचे मैं डिडक्शन दे सकता हूं स्वच्छ भारत कोष का, क्योंकि उसको सीएसआर भी नहीं माना आप लोगों ने। तो आपको 80G में उसका डिडक्शन मिल जाएगा। कितना? जो 2 लाख रुपए उसने पेमेंट कर रखा है। तुम लेवल समझ पा रहे हो? तो ऊपर ऐड बैक करना पड़ेगा, लेकिन ऐड बैक करने के बाद 80G में आपको डिडक्शन मिल जाएगा। समझे तुम मेरी बात? हाँ जी सर। उसके बाद दोस्तों, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25, द असेसी कंपनी डिसाइडेड टू एक्सपेंड इट्स बिजनेस एंड ओपन अ रिटेल पेट्रोल आउटलेट। ठीक है, विच इज नॉट रिलेटिंग टू द एग्जिस्टिंग बिजनेस। तुमको समझ आ रहा है क्या कहां जा रही है? सर आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। आपने एक पेट्रोल पंप खोला 24-25 में, उसमें आपने 1,75,000 डिपॉजिट किया था, लेकिन आप बिजनेस शुरू नहीं कर पाए और डिपॉजिट फोरफिट हो गया। तो आपने 1.75 लाख का डिडक्शन ले लिया। सर कॉन्सेप्ट क्या है? अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस से सिमिलर बिजनेस है तो आपको उसका डिडक्शन मिल जाता। पर अगर नया बिजनेस है
एकदम ही अलग बिजनेस है, तो आपको उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपका 1.75 लाख एड बैक हो जाएगा। ये सब एड बैक ही हो रहा है, मैं एक साथ इसलिए लिख रहा हूं ताकि ऊपर लमसम अमाउंट लिख दो। नेक्स्ट, advertisement expense includes 50,000 paid to advertisement publish in souvenir of political parties. The payment is made by account pay check. बेटा ये 50,000 जो एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर रहे हो ना, ये यहां पे तो अलाउ नहीं होगा क्योंकि आपने पॉलिटिकल पार्टी को दिया है। लेकिन सर इसका वापस आपको सेक्शन डिडक्शन मिल जाएगा। पॉलिटिकल पार्टी को जो पेमेंट किया, बताओ सर डिडक्शन मिलेगा? बताओ, डिडक्शन मिलेगा? हाँ सर, आपको 80 जीजीबी में इसका डिडक्शन मिल जाएगा। कितने का? 50,000 रुपए का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मेरी बात ध्यान से सुनना। सर क्या कहा हमने अगला? सर अगला मैंने कहा आपसे कि इतना तो इट पेड 75,000 टू इलेक्टोरल ट्रस्ट बाय कैश। सर आप कैश से अगर 75,000 पेमेंट करोगे, आपको उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो वो 75,000 भी ऐड हो जाएगा। सर ये सारा एक साथ मैंने सेक्शन 37 वाले डिडक्शंस डाले, एक साथ ऐड करो, कितना आ रहा है? 0.98, 0.50, 1.45, 2, 1.75, 0.5, 0.75। तुमको कितना आ रहा है? तुमको कितना आ रहा है? हम्म, नहीं बताओगे? ऑलरेडी नहीं बताओगे? बोलो। हाँ जी सर, ये क्या हो गया? ये हो गया 7.93। 7.93 आया, ये क्या करोगे आप? एड बैक मिसलेनियस एक्सपेंडिचर 7.93, सॉरी। ठीक है, आगे बढ़े सर। अगला पॉइंट दोस्तों, सर द कंपनी सोल्ड इट्स प्रोडक्ट of for 22 lakhs to ABC Company Engineer, a sole proprietor concern, on 1st November 2019. On 1st February, 12 lakhs was written off in the books of accounts. ध्यान से सुनना, राइट ऑफ का सबसे बढ़िया प्रोविजन है। आपने 22 लाख रुपए का माल बेचा था, फिर इसी साल आपने नहीं, पिछले साल आपने 12 लाख राइट ऑफ कर दिया था, और आपने बोला 10 लाख मिलेगा सिर्फ। द सोल प्रोप्राइटर डाइड इसी साल, एंड द कंपनी मैनेज टू कलेक्ट 11 lakhs टुवर्ड्स द फुल एंड फाइनल सेटलमेंट इस साल। The entire amount collected was shown as debt recovered and credited to statement of P&L. गधे कहीं गया। सर आपको 10 लाख मिलने वाला था, आपको अगर 11 लाख मिल गया, मतलब क्या? 10 लाख तो मिलना ही था, 1 लाख एक्स्ट्रा मिला। 1 लाख को आपको क्या दिखाना चाहिए था? इनकम। पर आप क्या कर रहे हो? आप बोल रहे हो कि नहीं नहीं, ये जो 11 लाख रुपए मिला ना, ये क्या है? ये पूरा मेरा बैड डेट रिकवर हो गया। जो 12 लाख का मैंने बैड डेट रिकॉर्ड किया था ना, वो मेरा रिकवर हो गया। अरे गधे, तूने 11 लाख जो मिला ना, उसको पूरा इनकम में डाल दिया। नहीं नहीं भाई, तेरे को सिर्फ 1 लाख रुपए इनकम में डालना था, तूने 10 लाख रुपए ज्यादा इनकम में डाल दिए। तो तेरा 10 लाख रुपए क्या हो जाएगा? 10 लाख रुपए माइनस हो जाएगा। तो तू यहां से बैड डेट रिकवर्ड का 10 लाख रुपए क्या करेगा? माइनस करेगा। एक बार फिर से शांति से सोच लो, 10 लाख रुपए माइनस कैसे हुआ? आप फिर से शांति से सोच लो, 10 लाख रुपए माइनस कैसे हुआ? समझे? ठीक है, ओके सर। आगे दोस्तों, so the company has made a provision for 10% of its debtors towards bad and doubtful debt. The sundry debtors of the companies are 200 lakhs. सर डेटर्स का प्रोविजन अलाउ करेंगे क्या? प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स हमारे केस में अलाउ होता है क्या? बताओ सर, हमारे केस में प्रोविजन फॉर बैड और डाउटफुल डेट अलाउ नहीं होता। तो आपने 200 लाख का 10% यानी कि 20 लाख का प्रोविजन बना रखा है, नहीं अलाउ होगा। वो एड बैक होगा आपका प्रोविजन, पीएफडीडी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, 20 लाख रुपए एड बैक हो जाएगा। ठीक है राजा, ओके सर, चल रहा है बस, आगे बढ़ो। The commission of 1 lakh rupees paid to a recovery agent for realization of a debt, tax has been deducted and remitted as per chapter number 6, chapter number 17B. सर आपने कमीशन दिया रिकवरी एजेंट को, क्या ये गलत है सर? नहीं सर, रिकवरी एक बार ना इसका केस लॉ हुआ था, आपको पता नहीं होगा, बट इसका एक केस लॉ हुआ था। वहां पे रिकवरी एजेंट को जो पैसा दे रहे हो वो इलीगल नहीं है। रिकवरी एजेंट इज अ लीगल बिजनेस। तो यहाँ पे आप जो 1 लाख रुपए दे रहे हो उसका डिडक्शन मिल जाएगा। आपने ले रखा है, टीडीएस भी काट रखा है, तो कोई डिसअलाउंस की बात नहीं आएगी। ठीक है,
इंटरेस्ट ऑफ 45,000 ऑन इनकम टैक्स रिफंड, सर क्या ये टैक्सेबल होगा? हाँ सर, लेकिन ये यहां पे टैक्सेबल नहीं होगा, ये आईएफओएस में टैक्सेबल होगा। तो मेरे को ये जो इंटरेस्ट है, ये जो इंटरेस्ट है 45,000 का, इसको यहां से माइनस करना पड़ेगा, और मेरे को नीचे एक और हेड खोलना पड़ेगा आईएफओएस, और वहां पे मेरे को इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा कितने का? 45,000 का। कितने का? 45,000 का। अरे क्या आप मेरी बात सुन पा रहे हो? हाँ जी सर। अगला, amount of 15,000 paid towards penalty for non-fulfillment of delivery conditions of a contract of sale for the reasons beyond control। सर पेनल्टी है, डिसअलाउ नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट की पेनल्टी है। किसकी पेनल्टी है? कॉन्ट्रैक्ट की पेनल्टी है। तो कॉन्ट्रैक्ट की पेनल्टी जो है वो डिसअलाउ नहीं होती है। ओके, ओके सर, आगे बढ़ो मेरे साथ साथ। सर, तो मतलब 15,000 आपको अलाउ हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट, गुड्स एंड सर्विस डिमांड पेड, गुड जीएसटी का डिमांड आया था, इंक्लूड्स एन अमाउंट ऑफ 50,000 चार्ज एज अ पेनल्टी फॉर delayed return filing and 12,000 towards interest for delay in deposit। सर, आपने 50,000 रुपए का पेनल्टी दिया फॉर डिलेड फाइलिंग्स, पेनल्टी अंडर लॉ विल बी डिसअलाउड, तो 50,000 एड बैक हो जाएगा। और 12,000 तुमने इंटरेस्ट का डिडक्शन दिया है, तो इंटरेस्ट तो सर एक तरह का बिजनेस का खर्चा हो गया, तो 12,000 अलाउ हो जाएगा, तो उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है। 50,000 डिसअलाउ हो जाएगा, तो आप क्या करोगे? 0.50 ऐड करोगे। अगेन वन मोर पेनल्टी। आप देखो, एक तरह सब तरह का पेनल्टी एक साइड रखा हुआ है, ताकि आप पेनल्टी के प्रोविजंस पे एडजस्ट कर सको, आप प्रोविजन क्लियर कर सको। उसके बाद सर, इंटरेस्ट अमाउंटिंग टू 60,000 फॉर शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स पेड ऑन 234B रिलेटिंग टू असेसमेंट ईयर। सर आपने एडवांस टैक्स कम भरा, तो आपने शॉर्ट पेमेंट करा कब, किस कौन से सेक्शन में सर? 234B में। सर आपको पता है इनकम टैक्स का खर्चा ही नहीं अलाउ होता है, उस पे देने वाला इंटरेस्ट क्या अलाउ होगा? तो आपका 60,000 रुपए क्या हो जाएगा? डिसअलाउ हो जाएगा। तो आप क्या करोगे? ये एड बैक 60,000। 234B का क्या है? ये 234B का शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स का इंटरेस्ट है ये। क्या आप मेरे साथ हो? हाँ, ठीक है सर। आगे दोस्तों आ जाओ, मेरी बात ध्यान से सुनो। सर, advertisement expenditure debited to P&L includes a sum of 60,000 paid in cash to the sister concern of a director, the market value of which is 52,000। सर आपने किसको किया? आपके डायरेक्टर, क्या एक कंपनी है, उसको आपने 60,000 रुपए दिया, पर आपको मार्केट वैल्यू कितना है? 52,000। कितना डिसअलाउ करूं सर? कितना डिसअलाउ करूं? सर डिफरेंस जो है 8,000, सुनना, वो डिसअलाउ हो जाएगा 48(2) में, क्योंकि एक्सेसिव पेमेंट टू रिलेटिव्स। लेकिन राजा बाकी 52,000 भी डिसअलाउ हो जाएगा, क्योंकि आपने कैश में पेमेंट कर रखा है। राजा आप ना थोड़ा सा स्मार्ट बनो, अभी सॉल्व करने से ज्यादा सोचो आईसीआई किधर घुमा रहा है तुमको, सोचो एग्जाम में किधर कितना अटेंशन चाहिए तुमको। वो प्राइमरली ऐसा दिखाया है क्या? 48 का प्रोविजन है, तुम 8,000 डिसअलाउ कर जाओगे, आगे बढ़ जाओगे। पर राजा पूरा 60,000 आपको डिसअलाउ करना पड़ेगा। आपका 60,000 पूरा डिसअलाउ होगा। क्यों सर? क्योंकि आपने कैश में पेमेंट किया है, और आपका 48(2) भी अट्रैक्ट होता है। 48(2) भी अट्रैक्ट होता है। सर क्या आप मेरी बात सुन पा रहे हो? ओके सर, अगले पॉइंट में आ जाओ। सेल्स इंक्लूड 5,000 लेदर बैग्स। इतनी बार पूछा इन्होंने। 5,000 लेदर बैग सोल्ड टू अ रिलेटेड पार्टी एट अ प्राइस ऑफ 1,000 ईच, बट द सेलिंग प्राइस इज 1,300। 1,000 रुपए की जगह क्या है सेलिंग प्राइस आपका? 1,300। और क्या, कितने लेदर बैग्स? 5,000 लेदर बैग्स। तो 5,000 इंटू 1,000 इज इक्वल टू 50 लाख। लेकिन यहां पे आप देखो 300 का डिफरेंस है, तो कितना ऐड कर दूंगा सर? सर घंटा कुछ ऐड नहीं करोगे सर। 48(2) अप्लाइज फॉर अनरीजनेबल एक्सपेंसेस, इट डज नॉट अप्लाई फॉर इनकम। आपके इनकम को बढ़ाने की ताकत 48(2) नहीं रखता। 48(2) आपके इनकम को बढ़ाने की ताकत नहीं रखता, आपके एक्सपेंस को कम करने की ताकत रखते हैं। ठीक है, बहुत बार पूछता है सर, ये बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड पॉइंट है ये। नेक्स्ट, 2 lakhs being contribution to scientific research association approved and notified under 35(1)(2)। तो सर इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जो आपने साइंटिफिक रिसर्च को दे रखा है 2 लाख रुपया, वो तो पूरा अलाउ हो जाएगा। प्रॉब्लम कब होती है सर? जब आप क्या करते हो, जब आप 115B AA के लिए ऑप्ट करते हो। तो आप देखो रजा, जब आप 115B AA के लिए ऑप्ट करते हो ना, अच्छा मैं दूसरे पेज में आ गया हूं, छोड़ो। जब आप 115B AA के लिए ऑप्ट करते हो ना, तब आप जब किसी और को पैसा देते हो, तो वो डोनेशन डिसअलाउ हो जाता है, डिडक्शन डिसअलाउ हो जाता है।
पर यहां पे आपका नॉर्मल से प्रोविजन में अलाउ हो जाएगा। अगला, प्रोविजन ऑफ ग्रेचुटी बेस्ड ऑन एक्चुअल वैल्यूएशन वाज 32 lakhs, एक्चुअल ग्रेचुटी पेड डेबिटेड टू प्रोविजन अकाउंट वाज 18 lakhs। बोलो सर क्या करें? हाँ, बोलो बोलो बोलो। सर, लॉ कहता है जो तूने प्रोविजन बनाया है ना ग्रेचुटी का 32 lakhs का, वो प्रोविजन डिसअलाउ हो जाएगा। देखो 32 lakhs का तू हमसे डिडक्शन मत मांग, 32 lakhs तेरा डिसअलाउ हो जाएगा। मतलब उसको हम क्या कर देंगे, एड बैक कर देंगे। लेकिन फिर जो एक्चुअल खर्चा हुआ है तेरा 18 का, उसको हम माइनस करेंगे। तो नेट इफेक्ट क्या होगा सर? 14 lakhs एड बैक कर देते, 14 lakhs एड बैक कर देते हैं सर। तो आपके ग्रेचुटी का नेट इफेक्ट क्या आ रहा है? 14 lakhs एड बैक, 14 lakhs एड बैक। क्या मेरी बात सुन पा रहे हो? हाँ जी सर। अगला दोस्तों, कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ यारा लिमिटेड इज 3,77,500। इसका मेरे को और इंफॉर्मेशन लगेगा, पर यारा लिमिटेड का कैपिटल गेन, सर यारा लिमिटेड का कैपिटल गेन 3,77,000, तो मैं कैपिटल गेन को क्या करूंगा, यहां से माइनस कर दूंगा 3,77,500। और मैं क्या करूंगा, कैपिटल गेन वाले प्रोविजन में लिखूंगा कि मेरे को यारा लिमिटेड का कैपिटल गेन देखना है। यारा लिमिटेड का क्या देखना है? कैपिटल गेन देखना है, ताकि मेरे को ध्यान रहे। उसके बाद दोस्तों अगले पॉइंट पे आ जाओ, खत्म होने आया है बस ये। प्रॉफिट ऑफ 15 लाख रुपीज ऑन सेल ऑफ अ बिल्डिंग to X Limited, a domestic company, the entire shares of which are held by SS Limited. The building was acquired on 1st December 2023. सर, तो आपको पता है कि बिल्डिंग को सेल करके जो प्रॉफिट आया वो पीजीबीपी में नहीं जाएगा, वो कैपिटल गेन में जाएगा। तो जो 15 लाख आप पीजीबीपी में दिखा रखे हो, उसको पीजीबीपी से माइनस करूंगा। पर क्योंकि होल्डिंग ने अपने 100% सब्सिडरी को दिया है, तो इसलिए इसमें कैपिटल गेन भी नहीं लगेगा। तो मेरा एक ही एडजस्टमेंट होगा, बिल्डिंग का 15 लाख में माइनस कर दूंगा पीजीबीपी से, बिल्डिंग का 15 लाख में माइनस कर दूंगा पीजीबीपी से। और कैपिटल गेन में बिल्डिंग नहीं आएगा, कैपिटल गेन में बिल्डिंग का जो इनकम है, जो गेन है, वो निल आएगा, निल। सुन रहा है ना तू? ठीक है, ओके दोस्तों। आपका जो मैट है ना, मैट, वो प्रोविजन फॉर एक्चुअल वैल्यूएशन अलाउ कर देगा। मैट जो है वो प्रोविजन फॉर एक्चुअल वैल्यूएशन अलाउ कर देगा, पर आपका नॉर्मल प्रोविजन जो है वो अलाउ नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद सर, डिविडेंड ऑफ 15 लाख रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम अ फॉरेन कंपनी इन विच 32% शेयर्स आर हेल्ड, 50,000 वाज आल्सो एक्सपेंडेड फॉर सच अर्निंग। सर आपको क्या आया है? आपको डिविडेंड का इनकम आया है। अच्छा, 50,000 आपने उसको कमाने के लिए खर्च कर दिया। अच्छा सर, मेरे को पता है डिविडेंड आईएफओएस में टैक्सेबल होता है, उसके सामने एक ही खर्चा अलाउ होता है कि अगर आपने कोई इंटरेस्ट इंटरेस्ट का पेमेंट किया, पर अदर देन दैट 50,000 वगैरह अलाउ नहीं होगा। तो ये 50,000 डिसअलाउ हो जाएगा, और ये 15 लाख भी कहां चला जाएगा? आईएफओएस में। तो मैं पहले तो डिविडेंड के खर्चे का एक्सपेंस जो है उसका 50,000 एड बैक करूंगा, और फिर जो आपका दूसरी तरफ, मेरी बात ध्यान से सुनना, जो डिविडेंड इनकम है उसको माइनस करूंगा, और फिर मैं आईएफओएस में जाऊंगा, और आईएफओएस में जाके जो डिविडेंड इनकम आया है उसका 15 लाख लिख लूंगा। अरे तुम हो क्या मेरे साथ? हाँ, लेकिन दोस्तों ये डिविडेंड कहां से आया? फॉरेन कंपनी से। तो डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन कंपनी लिखा है ना, उसमें टीडीएस काटने मत जाना, क्योंकि सर फ्रॉम फॉरेन कंपनी तो टीडीएस का हमको नहीं पता। दूसरी चीज सर, कुछ और सोचेंगे, ठीक है, कुछ और अभी आने दो, आएगा तब बताऊंगा। सुनो, ये तो हो गया सर आपका डिविडेंड का प्रोविजन याद है। अब दोस्तों उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन सुनना मेरी बात। डेप्रीशिएशन एज पर इनकम टैक्स अमाउंट्स टू 30 लाख रुपीज। डेप्रीशिएशन इनकम टैक्स का 30 लाख रुपए है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स डेप्रीशिएशन ऑन इंपोर्टेड मशीनरी। अच्छा, ऑलरेडी इंक्लूडेड है सर, ये मैंने लिखा है, ये मैंने लिखा है कि एक अजम्पशन होता है। सर क्वेश्चन में अगर, एग्जाम में अगर सिर्फ इतना लिखेगा, सिर्फ इतना लिखा होता है एग्जाम में कि भैया डेप्रीशिएशन एज पर इनकम टैक्स इज 30 lakhs, तो मैं सोचता सर डेप्रीशिएशन एज पर इनकम टैक्स मेरे को लेना ही था, तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट इनकम टैक्स के हिसाब से 30 lakhs ले लेता। लेकिन सर मेरे को प्रॉब्लम ये है, जो इंपोर्टेड मशीनरी का याद है, जो तुमने 95 लाख का खरीदा था, 3 लाख का जो हेजिंग का गेन था, उसको तुमने माइनस नहीं किया था। तो अब मेरे पास एक असम्पशन, मैंने डज नॉट इंक्लूड लिखा है क्या? सो सॉरी, सो सॉरी, सो सॉरी। अच्छा, सो सॉरी, डज नॉट इंक्लूड लिखा है। वेरी गुड, वेरी गुड। सर आपको फिर भी मैं बता रहा हूं, एग्जाम में ये ऐसा लिखा हुआ नहीं रहेगा। एग्जाम में सिर्फ ये लिखा रहेगा कि इनकम टैक्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन 30 लाख है।
क्या लिखा रहेगा कि इनकम टैक्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन कितना है, 30 लाख। तो अब आप क्या सोचोगे सर, सुनना मेरी बात ध्यान से। मैं सोचूंगा यार 30 लाख तो इन्होंने निकाला, पर इन्होंने मेरे को नहीं लगता इंपोर्टेड मशीनरी पे निकाला होगा। एक अजम्पशन है ये। क्यों अजम्पशन है सर? क्योंकि इन्होंने जब इंपोर्टेड मशीनरी में 3 लाख रुपए माइनस ही नहीं किए ढंग से, तो क्या ही डेप्रिसिएशन निकाले होंगे, हमने सोचा छूट गया होगा इससे। तो हम क्या करेंगे, 92 लाख पे डेप्रिसिएशन निकालेंगे। कैसे सर? कैसे सर? जो इंपोर्टेड मशीनरी है उस पे आपको डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे सर? बोलो, तुम लोग बोलो सर, कैसे निकालोगे? हाँ सर, आपको इंपोर्टेड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा कुछ ऐसा कि मैं रफ में कैलकुलेट कर रहा हूं, फिर आप उसको हटा दूंगा मैं। सर, आपका 92 लाख का मशीन है, आपने हाफ ईयर के लिए यूज किया तो 7.5%। पर दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस भी तो है, तो 10% का एडिशनल डेप्रिसिएशन भी तो मिलेगा। तो टोटल 92 लाख इंटू, एक तो 5.5 7% और एक 10%, तो 92 इंटू 17.5% हो गया टोटल आपका। 16.1 लाख का डेप्रिसिएशन आ गया। आप एडिशनल डेप्रिसिएशन भूल जाओगे, आप हाफ डेप्रिसिएशन भूल जाओगे, आप कुछ भी भूल सकते हो। तो सर आपका 16.1 लाख का क्या माइनस हो जाएगा? इंपोर्टेड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा। अरे समझला का ए, अरे हो कि नहीं? ठीक है, आप एडिशनल डेप्रिसिएशन भूल जाओगे। अगला पॉइंट, क्लोजिंग स्टॉक। सर ये आप लोगों का लेटेस्ट नवंबर 24 के क्वेश्चन से बनाया है मैंने। इसको पहले आप सॉल्व करोगे फिर मैं। क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड्स 1200 पर पीसेस ऑफ इंपोर्ट मशीनरी स्पेयर्स एट इट्स लैंडेड कॉस्ट एज ऑन डेट ऑफ इंपोर्ट ऑफ $25 पर पीस। एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ इंपोर्ट इज इतना। एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ इंपोर्ट इज 82.88। Exchange rate on 31st March 25 is 83 rupees. The market value per piece is $27 per piece. सर क्लोजिंग स्टॉक में 1200 पीस इंक्लूडेड है। जरा तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए, सोचो, सॉल्व करो पॉज करके, और फिर मैं डिस्कस करूंगा। ढंग से सोचो, स्पेयर पार्ट्स की बात कर रहा है सर, ढंग से सोचो। सुनो सुनो राजा, सुनो सुनो सुनो। रिकॉर्डेड वाले पॉज करके करना, पर लाइव वाले सुनो, थोड़ा सा ट्रिकी है ये। दोस्तों, स्पेयर पार्ट की बात हो रही है, तो मैं आपको थोड़ा सा ट्रीटमेंट समझाता हूं। स्पेयर पार्ट का क्या ट्रीटमेंट होता है सर? स्पेयर पार्ट के लिए या तो सर आपको एक होता है कि भैया वो मेरा स्पेयर पार्ट रेगुलरली यूज हो जाएगा क्या, या उसका यूज इरेगुलर है। इरेगुलर मतलब क्या सर? इरेगुलर मतलब मेरे को नहीं पता। तो मैं क्या करूंगा, उसको मैं कैपिटलाइज करूंगा, मतलब मशीन के कॉस्ट में ऐड करूंगा, और कैपिटलाइज करने के बाद मैं उस पर डेप्रिसिएशन लूंगा। पर अगर उसका रेगुलर यूज है तो मैं उसको पीएनएल में लेके चले जाऊंगा। मैं उसको कहां लेके जाऊंगा? पीएनएल में लेके जाऊंगा, एक्सपेंस आउट कर दूंगा उसको, कि मैं उसको खर्चा दिखा दूं। अब दोस्तों, ये क्वेश्चन में क्या है आपके पास? स्पेयर पार्ट है कुछ। कितने स्पेयर पार्ट्स है? 1200 स्पेयर पार्ट्स है। ठीक है, सुनना मेरी बात ध्यान से। सर कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड्स 1200 पीस एट इट्स लैंडेड कॉस्ट एज ऑन डेट। ठीक है, व्हाटएवर, क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूडेड है। तो मैं बोलूंगा ठीक है सर। कौन से प्राइस पे आप क्लोजिंग स्टॉक में लेके गए हो? सर आप लेके गए हो, क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड्स 1200 पीस एट इट्स लैंडेड कॉस्ट एज ऑन डेट ऑफ इंपोर्ट ऑफ $25 पर पीस। तो सर आपने जिस दिन परचेज, आपने अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, उसमें सर आपने परचेज में दिखाया कि हमने 1200 पीस खरीदा है, $25 पे खरीदा है, और उसी को आपने क्लोजिंग स्टॉक में भी दिखा दिया। क्लोजिंग स्टॉक में क्यों दिखा दिया सर आपने? क्लोजिंग स्टॉक में इसलिए दिखा दिया क्योंकि आपने इसको कैपिटलाइज कर दिया, तो इसका नेट इफेक्ट जो है वो जीरो हो गया। ट्रेडिंग अकाउंट में इसका कोई इफेक्ट नहीं आया, क्योंकि डेबिट में भी आ गया, क्रेडिट में भी आ गया। अब आप इसको कहां लेके जाओगे? कैपिटलाइज करोगे। तो अगर मैं ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल की बात करूं तो इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं आएगा, अगर मैं इसको इरेगुलर यूज मानूंगा तो। पहली चीज। पर सर इसका डेप्रिसिएशन आएगा, ये तो नहीं आएगा, पर इसका डेप्रिसिएशन आएगा। अरे बोलो हाँ कि नहीं? हाँ सर। तो मेरा पीएनएल में तो कोई एडजस्टमेंट नहीं आएगा, पर मेरा डेप्रिसिएशन आएगा। कितना डेप्रिसिएशन सर? मेरे को बताओ ना, कितना डेप्रिसिएशन लूं मैं? सर 1200 यूनिट है, $25 में खरीदा, और रेट क्या लूं? मैं 31 मार्च का रेट लूं, कि जिस दिन खरीदा उसी दिन का रेट लूं? सर ये सारे असेट्स के लिए जिस दिन खरीदा उसी दिन का रेट लोगे सर आप, तो आप 82.88 का रेट लोगे। और उसमें सर देखो, आप मान के चलो कि आपने पहले ही खरीद लिया, 180 डेज से ज्यादा यूज है, तो आप इस पे क्या लोगे? डेप्रिसिएशन लोगे। और मजे की बात, सेम सर
आप नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी लोगे और आप एडिशनल डेप्रिसिएशन भी लोगे। तो बेसिकली 1200 इंटू $25 इंटू 82.88 इंटू 35% इज इक्वल टू 8,70,240। ये डेप्रीशिएशन मेरा यहां पे एडजस्ट हो जाएगा। कहां पे? डेप्रीशिएशन में। एक तीसरा डेप्रीशिएशन आएगा 8,70,240। सुन पाए तुम ये चीज? हाँ, तुम ये चीज सुन पाए? ये तो कब हो गया सर? ये ट्रीटमेंट कब किया मैंने? ये ट्रीटमेंट मैंने तब किया जब इरेगुलर यूज है तो। पर राजा अगर मैं रेगुलर यूज मानूंगा तो मैं क्या करूंगा सर? हाँ सर, अगर रेगुलर यूज मानूंगा तो मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरे को क्या करना है? क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूडेड है, वेरी गुड। बस मैं क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूडेड है, वेरी गुड। बस मैं क्या करूंगा? मैं ईयर एंड पे उसका वैल्यूएशन करूंगा एट द कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। आपको पता है मेरा कॉस्ट $25 का था और एनआरवी मेरा कितना है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू दिया है क्या क्वेश्चन में? हाँ सर, उस क्वेश्चन में उन्होंने दिया है कि आपका नेट रियलाइजेबल वैल्यू साल के आखिरी में $27 है। तो मैं इसको $25 के $27 और $25 विच एवर इज लोअर, लोअर $25 ही है, तो उस पर वैल्यूड है, तो मेरे को कुछ और करने की जरूरत नहीं है। बात खत्म। बात खत्म, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इसका रेगुलर यूज मानता तो मेरे को एडजस्टमेंट करना पड़ता। ठीक है राजा। पर अगर ये एनआरवी $23 लिखा होता तो मेरे को क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम करनी पड़ती, $25 से $23 पे लाना पड़ता। क्या मेरी बात सुन पा रहे हो? हाँ, क्या मेरी बात सुन पा रहे हो? रुक जाओ दोस्तों। चलो भाई, सो सॉरी, फ्लो टूट गया मेरा क्योंकि हम लोगों का करंट चला गया था। पर अभी मेरी बात ध्यान से सुनो प्लीज दोस्तों, इधर देखो। क्या कहा मैंने? क्लोजिंग स्टॉक मैंने आपको ये बता दिया रेगुलर और इरेगुलर यूज में क्या होता है। पीएनएल में दोनों में कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, पर आपका डेप्रिसिएशन का इफेक्ट आ जाएगा अगर आप इरेगुलर यूज अज्यूम करते हो। और हम इरेगुलर यूज अज्यूम करें और हमने डेप्रिसिएशन पे इफेक्ट दे दिया। ये आपके नवंबर 24 का एडजस्टमेंट है। ये एडजस्टमेंट आपके नवंबर 24 वाले एग्जाम में आया था। अरे क्या आप मेरी बात सुन पा रहे हो? हाँ जी दोस्तों। उसके बाद मैंने क्या कहा? प्रोविजन फॉर ऑडिट फीस ऑफ 2.5 लाख रुपीज was made in the book for the year ended 31st March 2024 without deducting taxes. Such fees was paid to the auditor in November 24 after deducting taxes under 194J, and the tax was deposited on 7th December 2024. मेरे को बताओ सर क्या होगा? आपने टीडीएस नहीं काटा था और टीडीएस बाद में काट के आपने जमा कर दिया ड्यू डेट के बाद, तो उस केस में क्या होगा? 30%। 30% क्या हो जाएगा? डिसअलाउ नहीं, 30% अलाउ होगा। राजा ये प्रीवियस ईयर 23-24 की बात कर रहे हैं। 23-24 का 2.5 लाख का खर्चा था जिसका टीडीएस आपने बाद में जमा किया। तो बाद में अगर जमा किया तो 23-24 में 30% डिसअलाउ हुआ होगा, जो इस साल अलाउ हो जाएगा। सो 2.5 लाख का 30% इस 0.75 लाख का डिडक्शन मिलेगा आपको। 0.75 लाख का डिडक्शन मिलेगा, विच इज व्हाट? विच इज 0.75 लाख का डिडक्शन मिलेगा, विच इज व्हाट? विच इज योर टीडीएस का, विच इज टीडीएस का डिडक्शन। क्या आप मेरी बात सुन पा रहे हो? हाँ जी सर। बच्चे क्या करते हैं इसमें, बहुत जल्दबाजी में इसको डिसअलाउ कर देते हैं कि हाँ टीडीएस ने काटा 30%। नहीं भैया, ये पिछले साल का है जो नहीं काटा, तो इस साल 30% अलाउ होगा। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट, सर a group free ticket was provided by the supplier for reaching a certain volume. The same was encashed for 10 lakh rupees in April and credited to general reserve account. सर मेरे को बताओ क्या करूं? सर 10 लाख रुपए का मेरे को ग्रुप फ्री टिकट मिला है, तो मेरे को बताओ ग्रुप फ्री टिकट मिला है तो वो मेरा क्या हो जाना चाहिए सर? वो मेरा इनकम हो जाना चाहिए। अरे बोलो, क्या होना चाहिए ग्रुप फ्री टिकट? सर वो मेरी इनकम हो जानी चाहिए ना। तो मैं क्या करूंगा? उसको ऐड कर दूंगा। कितने का? 10 लाख रुपए का फ्री एयर टिकट। एयर टिकट 10 लाख रुपीस का ऐड कर दूंगा मैं, क्योंकि सर आपको पता है वैल्यू ऑफ परक्यूजिट्स वेदर इन कैश और काइंड रिसीव्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस विल बी टैक्सेबल। उसके बाद दोस्तों आंध्रा बैंक सैंक्शन, ये ध्यान से सुनना। सर ये लैंग्वेज नहीं समझते बहुत सारे बच्चे। आंध्रा बैंक सैंक्शन एंड डिसबर्स्ड अ टर्म लोन ऑफ सम ऑफ 50 लाख रुपीस। उस पे इंटरेस्ट 8 लाख है जो अरियर में है। द बैंक कन्वर्टेड द अरियर इंटरेस्ट इनटू न्यू लोन रीपेबल इन 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट। ड्यूरिंग द ईयर द बैंक हैज पेड 2 इंस्टॉलमेंट। सर तो आपने 8 लाख रुपए का जो था 10 इंस्टॉलमेंट में कर दिया, उसमें से आपने 2 इंस्टॉलमेंट भरा, मतलब 1.6 लाख भरा। पर ट्रीटमेंट क्या किया है आपने? एंड द अमाउंट सो पेड हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम द फंडेड इंटरेस्ट इन द बैलेंस शीट।
क्या किया आपने? अमाउंट जो है उसको आपने फंडेड इंटरेस्ट में से क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया। क्या ट्रीटमेंट होगा सर इसका? सर देखो, आप लोगों ने 8 लाख का इंटरेस्ट इन अरियर से पीएनएल में एडजस्टेड नहीं है, एडजस्ट करना भी नहीं है। आपको पीएनएल में कायदे से कितना डिडक्शन मिलना चाहिए? कायदे से आपको 1,60,000 का डिडक्शन मिलना चाहिए। अरे हाँ कि नहीं बोलो, क्या मिलना चाहिए? आपको कायदे से 1,60,000 का डिडक्शन मिलना चाहिए, वो आपको मिलेगा। सर आपने फंडेड इंटरेस्ट से एडजस्ट कर दिया, मतलब आप बैलेंस शीट से एडजस्ट कर रहे हो? नहीं भैया, पीएनएल से एडजस्ट करो। आपका 1.6 लाख जो इंटरेस्ट के नाम का है, वो इंटरेस्ट के नाम का 1.6 लाख जो है माइनस होगा। स्वाहा। उसके बाद दोस्तों अगले पॉइंट पे आ जाओ। सर, in order to venture into new business, the company has made an investment of 23 lakhs and 12 lakhs for construction of two warehouse in the rural areas for the purpose of storage of agricultural produce. अरे भगवान, कुछ बचा था इसमें? इन्होंने स्पेसिफाइड बिजनेस भी डाल दिया सर। आप लोगों ने 23 लाख का और 12 लाख का क्या कमाया है? लैक्स का इन्वेस्टमेंट किया है दो वेयर हाउस में, जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए है और एडिबल ऑयल के लिए है। दे वर मेड अवेलेबल फॉर यूज फ्रॉम 15 सितंबर से चालू हो गया था। द प्रॉफिट फ्रॉम सेटिंग दीज वेयर हाउस वर 15 lakhs and 5 lakhs respectively. ओ हो, कहाँ जा रहे हैं सर ये? हम किस गली जा रहे हैं? बोलो राजा, क्या करोगे सर? सर आपका दो और प्रॉफिट है, ये कहाँ करोगे आप पता है? आप आ जाओ अपने टोटल इनकम के टेबल में, वहां पे आप देखो पीजीबीपी इनकम में दो इनकम लिखा था, नॉर्मल इनकम और स्पेक्युलेटिव बिजनेस। अब उसमें तीसरा इनकम आएगा आपका स्पेसिफाइड बिजनेस, 35 AD वाला बिजनेस। उसमें देखो दोस्तों, एक एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस रखने के लिए है, एक एडिबल ऑयल रखने के लिए है। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस 35 AD वाले बिजनेस में आता है, पर जो आपका एडिबल ऑयल है वो 35 AD बिजनेस में नहीं आता। तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का क्या करोगे? वो बोलता है कितना का गेन हुआ है आपको? वो बोलता है 15 लाख रुपए का गेन हुआ है, और उसके लिए आपको 23 लाख रुपए का खर्चा हुआ है। तो आप क्या करोगे सर? 15 लाख माइनस 23 लाख करोगे, 15 लाख माइनस 23 लाख करोगे, और जो 8 लाख रुपए का लॉस आएगा ना, उसको आप कैरी फॉरवर्ड करोगे आगे चल के स्पेसिफाइड बिजनेस के गेन से एडजस्ट करने के लिए। इधर उधर कहीं से भी एडजस्ट नहीं करोगे तो इसका कुछ नहीं होने वाला सर। पर एडिबल ऑयल का यहां नहीं आएगा, एडिबल ऑयल का नॉर्मल पीजीबीपी में जाएगा। एडिबल ऑयल में देखो आपको कितने का गेन हुआ है? 5 लाख का गेन हुआ है, तो उसको ऐड करो सर, उसको आप पीजीबीपी में ऐड करोगे। एडिबल ऑयल का गेन 5 लाख रुपया। और उसके सामने सर आपने क्या कर रखा है? खर्चा कर रखा है। खर्चा क्या कर रखा है? आपने वेयरहाउस में इन्वेस्ट कर रखा है 12 लाख रुपए। 12 लाख का आपने क्या कर रखा है सर? वेयरहाउस में इन्वेस्टमेंट। तो इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे सर? सर जो वेयरहाउस में आपने इन्वेस्ट कर रखा है, उसमें पूरा वेयरहाउस का खर्चा तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, पर आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा। कितना डेप्रिसिएशन सर? बिल्डिंग है तो 10% का डेप्रिसिएशन मिलेगा, तो 1,20,000 का डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो 5 लाख माइनस 1,20,000 यहां ऐड करना मेरे को सही नहीं लग रहा है सर, क्योंकि एडिबल ऑयल कहां मैं घुसा रहा हूं? मैं यहीं पे अलग से दिखा दूंगा एक एडिबल ऑयल का बिजनेस, यहीं पे नॉर्मल बिजनेस के नीचे एक अलग सा एडिबल ऑयल का बिजनेस दिखा दूंगा। और एडिबल ऑयल में 5 लाख रुपए का मेरा इनकम है, 1,20,000 का डेप्रिसिएशन है, तो मेरे को 3,80,000 का गेन दिखेगा एडिबल ऑयल का। 35 AD का कोई गेन नहीं दिखेगा, स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस का कुछ नहीं दिखेगा, और नॉर्मल पीजीबीपी मेरे ऊपर वाले टेबल से आएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना। सर द कंपनी हैज मेड अ प्रोविजन for amount of 12 lakh being a fair estimate of the amount payable to workers towards periodical wage revision. The provision is estimated on a reasonable certainty of revision once in 3 year. तो ये सर बहुत बहुत श्योरिटी के बेसिस पे कर रहे हो आप। 12 लाख रुपए यहाँ पे आप माइनस कर दोगे प्रोविजन का। आप 12 लाख रुपए जो प्रोविजन बना रखा है एम्प्लॉइज का, उसका 12 लाख रुपए आप माइनस कर दोगे। अरे क्या आप मेरी बात सुन पा रहे हो? बोलो ना, हाँ कि नहीं सर? आप मेरी बात सुन पा रहे हो? पक्का? चलो नेक्स्ट दोस्तों। So the company has collected 14 lakh rupees as GST from its customer and remitted to the government. Consequent to an appeal, the Honorable High Court refunded 5 lakh rupees. The company in turn refunded 3 lakh rupees. Balance is shown in current liability. सर आपको 5 लाख का रिफंड मिला, पर आप रिफंड 3 लाख का ही कर पाए। 2 लाख जो कस्टमर थे उनका रिफंड, 2 लाख रुपया कस्टमर को रिफंड कर नहीं पाए, मिल नहीं रहा है, कोई छोटा मोटा कस्टमर था, नहीं वापस लेना है। तो भैया उस केस में जो 2 लाख का रिफंड आया वो वापस नहीं कर पाए, तो आपका इनकम बन जाएगा वो जीएसटी रिफंड 2 लाख। जीएसटी का रिफंड का 2 लाख रुपए क्या बन जाएगा? आपका इनकम बन जाएगा, आप उसको ऐड करोगे। अरे क्या आप मेरी बात सुन पा रहे हो राजा? बोलो हाँ कि नहीं? यस सर। उसके बाद बस खत्म होने आया, सुनते जाना मेरी बात। सर उसके बाद क्या कहता है? उसके बाद कहता है कि ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 24-25
द कंपनी हैज एम्प्लॉयड 56 एडिशनल एम्प्लॉइज, इनका 80 डबल जे डबल ए भी बचा था भाई। ओ हो, और इतना प्यारा मैंने 80 डबल जे डबल ए हटा उठाया ना, क्या बताऊं तुमको। सर ऑल दीज एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूट टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, वेरी गुड। 56 में से 39 एम्प्लॉइज ज्वाइंड ऑन 1 जून, ठीक है, और सैलरी था 15,000 रुपए पर मंथ। 14 एम्प्लॉइज ज्वाइंड ऑन 1 जुलाई और सैलरी था 45,700 per month, and 3 joined on 1st November and salary was 22,000 per month. द सैलरी ऑफ 9 जो फर्स्ट इसमें जो ज्वाइन किए थे, उसमें से 9 लोगों का जो सैलरी है ना, वो आप बेरर चेक से सेटल कर रहे हो। ओ हो, ऑडिट होता है सर आप लोगों का। दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनो, सैलरी कितनी होनी चाहिए सर, मेरे को बताना जरा, सैलरी कितनी होनी चाहिए आपकी। आपकी मतलब यहाँ पे आपको 80 डबल जे डबल ए में डिडक्शन लेने के लिए सैलरी का क्या प्रोविजन है, बताओगे जरा। हाँ बोलो। सर सैलरी आपकी 25,000 से कम होनी चाहिए क्या। हाँ, 25,000 से कम होनी चाहिए। अब आप देखो दोस्तों, 25,000 से कम होनी चाहिए तो ये बंदा तो गया, 25,000 से कम होनी चाहिए तो ये बंदा तो गया। अब दोस्तों क्या ये बंदा एलिजिबल है। सर आपको पता है मिनिमम नंबर ऑफ डेज होना चाहिए, मेरे को बताओ मिनिमम नंबर ऑफ डेज आपका कितना होगा, कितने मिनिमम नंबर ऑफ डेज के लिए आप एम्प्लॉयड होने चाहिए। सर यूजुअली कितने दिन के लिए एम्प्लॉयड रहोगे। सर यूजुअली बताओ। सर यूजुअली आपको मिनिमम 240 दिन का एम्प्लॉयमेंट रखना पड़ता है, लेकिन इतनी बारीक सी बात है, दिस इज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लेदर प्रोडक्ट्स, तो वहां पे 150 दिन की लिमिट होती है। और 150 दिन यानी कि क्या, नवंबर का 30, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अगर आप मिला के देखोगे तो लगभग 151 डेज होते हैं। तो ये तीसरे वाले लोग भी बच गए सर, इनको बेनिफिट मिल जाएगा। सर ये 9 लोग आपने पेमेंट कैसा करना चाहिए, ऑनलाइन करना चाहिए। यहाँ पे आपने 9 लोगों को कैश में बेरर चेक में पेमेंट कर दिया, तो उनका बेनिफिट नहीं मिलेगा सर, सिर्फ 30 एम्प्लॉइज का बेनिफिट मिलेगा। तो आप देखो 30 एम्प्लॉइज को 10 महीने की सैलरी मिली 15,000 रुपए, और 3 एम्प्लॉइज को 5 महीने की सैलरी मिली 22,000 रुपए। इसका 30% आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। निकालो सर कितना आ रहा है, 300 इंटू 1500, 4,50,000, और 15 इंटू 22,000, नहीं 45 लाख होगा वो, और 15 इंटू 22,000 इंटू 30, इंटू 30% इज इक्वल टू 14.49। कितना आया सर मेरे को, 80 डबल जे डबल ए 14.49। कुछ और करूंगा सर, कुछ और करूंगा। हाँ सर, ये तुम भूल जाओगे। आईसीआई के क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन आईसीआई ने 2 बार सॉल्व किया। एक बार उन्होंने ये चीज नहीं करी, एक बार उन्होंने ये चीज करी। क्या। सर आपने जो सैलरी बेरर चेक में दिया है, वो 10,000 से ज्यादा है क्या। हाँ सर 15,000 है। डिसअलाउ भी तो होगा, डिसअलाउ भी तो होगा। तो ये जो सैलरी आपने 9 लोगों को 15,000 रुपया 10 महीने का दिया, कितना सैलरी आता है, 13.5 लैक्स। ये 13.5 लैक्स का 40A3 में, आपके 40A3 में 13.5 लैक्स डिसअलाउ भी तो होगा, है ना। और ये डिसअलाउ होगा, और दूसरी तरफ सर आपका क्या हो जाएगा, 80 डबल जे डबल ए का डिडक्शन आ जाएगा। एक और पेज ऐड करना पड़ेगा, 80 डबल जे डबल ए का डिडक्शन आ जाएगा, जहां पे आपका 14.49 लाख का डिडक्शन मिलेगा आपको। उसके बाद दोस्तों आ जाओ खत्म करें। सर अब आपका कैपिटल गेन जो बचा था याद है, उसका बहुत इजी है सर। आपका कैपिटल गेन निकाला है इन्होंने, क्या बोलता है, असेसी होल्ड करता, जो असेसी को इनकम आया था ना यारा लिमिटेड के शेयर्स बेच के, वो पीजीबीपी वाला था। कैपिटल गेन कैसे निकालोगे, आपने 250 शेयर बेचा है, वाई लिमिटेड वॉज अलॉटेड बोनस शेयर्स इन द रेशियो ऑफ 1:1, ठीक है। द कंपनी सोल्ड ऑल द शेयर्स ऑफ यारा लिमिटेड, 250 शेयर खरीदा था, बोनस शेयर्स मिल गया। ऑल द शेयर्स वर सेल्ड ऑन 24th September 2024 फॉर 2050 पर शेयर। द कंपनी हैड अक्वायर्ड ओरिजिनल शेयर्स फॉर 540 रुपीज एंड ऑन 2016, और फेयर मार्केट वैल्यू 31 जनवरी का कितना है, 18 रुपी 2018 का 1980 है। सर तो देखो बोनस कब मिल गया था आपको, बोनस 2017 को मिल गया था, तो खरीदा भी 2018 के पहले, बोनस भी 2018 के पहले, तो आप 2018 का फेयर मार्केट वैल्यू ले सकते हो, ग्रैंड फादरिंग क्रॉस कर सकते हो। तो आप बोलोगे 2050 में बेचा, 1980 में खरीदा, 70 रुपए कमाया एक शेयर के पीछे, और टोटल कितना शेयर बेचा सर, 500 शेयर बेचा।
500 शेयर क्यों? 250 ओरिजिनल शेयर और 250 बोनस शेयर, 500 शेयर, तो 35,000 रुपए की क्या हो जाती है? कमाई हो जाती है। और वो 35,000 रुपए आप क्या कर दोगे? कैपिटल गेन में लिख दोगे। यारा लिमिटेड का 35,000 रुपए का कैपिटल गेन। सर कैपिटल गेन आएगा, टैक्स लाइबिलिटी आएगा क्या? वो 112A में आपको अगर एक 1.25 लाख का बेनिफिट मिल रहा है तो वो अलग चीज है, पर कैपिटल गेन आएगा सर आपका। उसके बाद दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर? ऑन 15,25,000 एसएस लिमिटेड डिक्लेयर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड ऑफ 12 लाख है। तो क्या करूं? सर 15 लाख का आपको डिविडेंड मिला था, एक याद है आपको? फॉरेन कंपनी से आपको डिविडेंड मिला था। ढूंढ भी नहीं पाऊंगा मैं कहां मिला था। हाँ, 15 लाख का। सर आपने 12 लाख डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अरे डिविडेंड का डिडक्शन मिलता है क्या? वैसे तो नहीं मिलता सर, लेकिन एक सेक्शन आता है एटीएम। एटीएम में सर आप लोगों को वो 12 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा कि 15 लाख का इनकम दिया मैंने, 15 लाख का डिविडेंड आया, 12 लाख बांट दिया मैंने, तो सिर्फ 3 लाख पे टैक्स लूंगा नेट। तो सिर्फ 3 लाख रुपए पे टैक्स लूंगा नेट, आपको डिडक्शन मिल जाएगा। अरे समझे क्या तुम मेरी बात? हाँ सर। आ जाओ उसके बाद दोस्तों। Sir, loss of 20 lakh rupees on destruction of an old machinery by fire in the factory and 5 lakh rupees received as scrap value on this machinery. सर आपका मशीन क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो गया और उस पे आपको क्या मिला? 5 लाख रुपए मिला। द इंश्योरेंस कंपनी डिड नॉट एडमिट द क्लेम ऑन चार्ज ऑफ ग्रॉस नेग्लिजेंस। क्या करे सर इसका? हाँ, आप बोलो क्या करना चाहिए? सर आपका ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ, क्या माना जाएगा? बोलो। सर आपको पता है जब मशीन अगर डिस्ट्रॉय हो जाता है ना तो इंश्योरेंस से पैसा मिलना बहुत जरूरी है। अगर इंश्योरेंस से पैसा नहीं मिल रहा है ना तो हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। अगर इंश्योरेंस से पैसा नहीं मिल रहा है तो हम आपकी मदद जो है वो नहीं कर पाएंगे। आपको इंश्योरेंस से पैसा नहीं मिला, इसको ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कोई कैपिटल गेन वगैरह कुछ भी नहीं आएगा। नेक्स्ट। सर द कंपनी अर्न 5 लाख रुपीज इन रिस्पेक्ट ऑफ अ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, ओके, फॉर मेंटेनेंस ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग फॉर द पीरियड लेस देन 90 days. The expense incurred in the project till this was 1,25,000 which is included in other expense. ओहो, मतलब आप लोगों ने सर 2 साल का 2 महीने का सर्विस कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है और उसमें सर आपका 1,27,000 का खर्चा हो चुका है अभी तक और 5 लाख रुपए का आपने इनकम दिखा लिया है अभी तक। क्या करोगे सर? बोलो। बोलो। हाँ जी बोलो। सर एक सेकंड, दरवाजे पे कोई, एक सेकंड। समझे क्या? अरे ओ जी, ए जी, ओ जी, लो जी, सुनो जी। सर तो मैंने क्या कहा? आप लोगों का ये प्रोविजन है, पेनल्टी कंपनी अर्न 5 लाख रुपीज। सर यहाँ पे आप लोगों ने 5 लाख रुपए को इनकम दिखा दिया होगा, पर सर आपको पता है कि सर्विस कॉन्ट्रैक्ट अगर 90 दिन से कम है तो आप प्रोजेक्ट कंप्लीशन मेथड पे जाते हो। ना तो आपको 5 लाख का इनकम दिखाना चाहिए था, आप उसको लेस कर दो, और ना ही आपको 1,27,000 का खर्चा दिखाना चाहिए था, उसको एड बैक कर दो। तो नेट इफेक्ट क्या होगा आपका? नेट इफेक्ट होगा 3,73,000 का खर्चा, जो इनकम है वो लेस हो जाएगा। तो आप लेस करोगे सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में से, ऊपर आ जाओ पीजीबीपी, जो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट आपका था उसके नाम पे आप 3.73 लेस करोगे आपके पीजीबीपी के कैलकुलेशन में, कि मैं अभी इस पे प्रॉफिट नहीं ले रहा हूं, इस पे प्रॉफिट मैं बाद में लूंगा। क्या आप मेरी बात सुन पा रहे हो? हाँ सर। ठीक है सर। लास्ट दोस्तों, सुनना मेरी बात ध्यान से। लास्ट है क्या? हाँ सर। इन रेस्पेक्ट ऑफ एन ऑनगोइंग कॉन्ट्रैक्ट, कोई तो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था, देयर इज अ क्लेम फॉर एस्केलेशन ऑफ प्राइस टू द ट्यून ऑफ 8,50,000। द कंपनी हैज फाइल्ड अ लॉ सूट in the year 23. In the previous year, in the current year, the court gave its judgment in favor of the company. The company has received 2 lakhs till 31st March, and 2 lakhs is included in the profit and loss account. हाँ, 2 लाख आपको रिसीव हुआ है, 2 लाख आपने एडजस्ट कर लिया। सर देखो, आपका एस्केलेशन का प्राइस का क्लेम कब आप उसको पीएनएल में मानते हो? वेयर देयर इज अ रीजनेबल सर्टेनिटी ऑफ इट्स रियलाइजेशन, कि मिल जाएगा आपको। अब देखो सर, आपको लॉसूट जो फाइल किया था उसमें कोर्ट ने तो जजमेंट फेवर में दे ही दिया कि तुमको 8.5 लाख मिलेगा। अब तुमको अभी तक सिर्फ 2 लाख मिला है, 2 लाख को तुम पीएनएल में लेके गए हो, पर बाकी 6.5 लाख भी तुमको पीएनएल में लेके जाना पड़ेगा सर। तो आप पीएनएल में एस्केलेशन प्राइस को एडजस्ट करो। एस्केलेशन का प्राइस का कितना? 6.5 लाख रुपए। क्यों? क्योंकि 2 लाख ऑलरेडी जा चुका है। तो ये सब करके क्या आएगा सर आपका? सब करने के बाद आपको अपना टोटल इनकम निकल करके आएगा।
अरे क्या आप मेरी बात सुन पा रहे हो? हाँ। हाँ सर। एक हाउस प्रॉपर्टी वाला बच गया था। कहीं तो हाउस प्रॉपर्टी वाला इनकम आया था ना। पॉइंट नंबर 7 में। तो रेंट है 60,000 पर मंथ का। म्युनिसिपल टैक्सेस 8,000 रुपए का है। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे सर? हेलो। कैसे कैलकुलेट करोगे? कुछ नहीं सर। 60,000 इंटू 12, 7,20,000 माइनस 8,000 माइनस 30%, तो 498,4800। ये मैं हाउस प्रॉपर्टी इनकम दिखा दूंगा। कितना? हाउस प्रॉपर्टी इनकम दिखा दूंगा 498,400। ये मेरा हाउस प्रॉपर्टी इनकम हो गया। ठीक है। नॉर्मल मेरा कितना आएगा सर? ये मेरे को निकालना है। फिर मेरा स्पेसिफाइड बिजनेस, स्पेक्युलेटिव लॉस और एडिबल ऑयल हो गया। कैपिटल गेन, इक्विटी और कमोडिटी का क्या लूंगा सर मैं? कैपिटल गेन कुछ लूंगा, इक्विटी और कमोडिटी का बोलो। हाँ सर, क्यों? मैंने उसको क्या मान लिया? मैंने उसको पूरा, वो तो खर्चा ही दिया है ना मेरे को। इसके बारे में कोई और डिटेल नहीं दे रखा है। वो तो ब्रोकर का बस खर्चा दिया था। तो मैं इसको यहां पे इग्नोर कर दूंगा। लैंड का क्या था सर? जो आपने लैंड ट्रांसफर किया अपने सब्सिडरी कंपनी को, राइट? जो लैंड आपने सब्सिडरी को, जो कंपलसरी एक्विजिशन हुआ था, राइट? तो उसका भी कुछ नहीं आएगा। 11 का 35,000 आएगा बस। ठीक है। आईएफओएस आ गया और जीटीआई आ जाएगा और डिडक्शन आ जाएगा। ठीक है सर। मतलब मेन हमको पीजीबीपी का मैथ्स करना है। चलो सर, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ऐड करते जाओ। थोड़ा सा आप कैलकुलेटर के बिना भी करोगे तो चलेगा। 250, 6, 2.5, 2.6, 0.08 प्लस 6, 8, 8.25 प्लस 1.20 प्लस 0.30। तुम ऐड करो भैया अपने नोट से। एक बार में ही सही सॉल्व हो जाए, मजा ले। क्या आ रहा है भैया तुमको? क्या बोल रहे हो? कार वाला पार्ट, मनीष कुमार, कार वाला पार्ट 0.35 है। कार कार कार। कार्बन क्रेडिट, कार्बन क्रेडिट, ओके। कार्बन वाला पार्ट 0.35 है। और और सबका अलग अलग ही आ रहा है। एमडी अफजल, लगभग तो सेम है। एमडी अफजल का और मेरा लगभग सेम है।
करो 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 करो, तुम लोग टाइम लो आराम से, सब लोग करो, रिकॉर्डिंग भी नहीं पॉज कर रहा हूं मैं। मेरा क्या है, मेरा उसी बहाने मेरा आंसर जो वो है वो भी चेक हो रहा है। आह, हम्म, मैंने भी एक गलती करी। क्या सर? मैंने रेंटल इनकम तो नहीं हटाया ना पीजीबी से, पीबीजीपीपी से, म्युनिसिपल टैक्सेस ऐड बैक कर दिए, पर रेंटल इनकम भी तो माइनस करना पड़ेगा, माई मिस्टेक। मैंने रेंटल इनकम माइनस ही नहीं करा, 7,20,000 का, वही बस मेरी गलती हुई। 7,20,000 रेंटल इनकम माइनस नहीं किया। ये जो मैं कर रहा हूं ना अभी, दिस इज द अटमोस्ट राइट मेथड ऑफ सॉल्विंग अ क्वेश्चन। क्या पहले पूरी ताकत लगा लो, फिर आंसर मैच करो, और जब नहीं होगा तो तुम्हारा दिमाग चलेगा। अब करो सर, अब मैथ्स करो जो आया था आपको, जो एमडी को आया था। कहां गया वो? रुक जाओ। एमडी को जो आया 232.9026 माइनस 7.20 इज 225.7026। आप जब मेरे अभी जो पुराना वाला सोल्यूशन है वो देखोगे ना, तो आपको दिखेगा 225.9126। ये फर्क क्यों आ रहा है सर? क्योंकि ये फर्क क्यों आ रहा है आपको पता है? सिर्फ 21,000 का फर्क है, क्योंकि पुराने वाले सोल्यूशन में मैंने आपका पेंशन स्कीम का 21,000 एड बैक किया था, वो एड बैक नहीं होगा, तो आपका 225.7026 आएगा। और जब ये यहां पे आ जाएगा 225.7026, 225.7026 प्लस 4.984 आपका हाउस प्रॉपर्टी इनकम, प्लस 3.80 आपका एडिबल ऑयल का गेन, 0.35 आपका कैपिटल गेन, आईएफओएस हो गया 15.45 माइनस 2.5 माइनस 14.49 माइनस 12 इज इक्वल टू 221, 221। ये कुछ गड़बड़ हुआ क्या? हाँ, तो 221.2966, क्या ये आपको आया? क्या ये आपको आया? बोलो। रुक जाओ, कुछ गलत किया क्या? एक सेकंड। अच्छा, तुम अभी 225.7026 पे पहुंचे हो। वो तो ठीक है, आगे का तो बताओ। अच्छा, लैग है क्या? हम्म, ले लिया ना आईएफओ इस इनकम, देखो यहां पे लिया मैंने 15.45। रेंट हाउस प्रॉपर्टी का यहां पे ले लिया। जो तुम पीजीबीपी इनकम बोल रहे हो, सुनो, पहले पीजीबीपी इनकम निकाला मैंने, वो 225.7026 आ गया। सर नॉर्मल पीजीबीपी आ गया 225.7026, और मेरा टोटल इनकम कितना आ गया? 221.2966। कम क्यों हो गया सर? क्योंकि डिडक्शंस मिल गए मेरे को काफी सारे। बताओ सॉल्व करके हुआ क्या? सॉल्व करके बताओ मेरे को। 2 मिनट लो, डन का मैसेज दो। ऑलराइट गाइस, चलो। सर ये था आप लोगों का पीजीबीपी मास्टर क्वेश्चन। इसको करा करके मेरे को ऐसा लगता है मैंने पीजीबीपी के आपको ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट्स करवा लिए, क्योंकि आप देखो 80 डबल जे डबल ए, मतलब आप यू नेम द क्वेश्चन कॉन्सेप्ट एंड इट गेट्स कवर्ड। इट इज नॉट एन इजी क्वेश्चन सर। आपने 1.5 घंटा दिया, मतलब आप समझो पीजीबीपी के 10 क्वेश्चन बराबर तो आपने सॉल्व कर ही लिए।
ठीक है, फालतू फालतू चीजें रिपीट नहीं हुई, सिर्फ ट्रिकी चीजें रिपीट हुई। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसका शायद आपको पहली बार में कंफर्ट नहीं आया हो, वही तो मैजिक है ना प्रैक्टिस का। मुश्किल से ऐसे 5 या 6 पॉइंट होंगे जिसपे आपको कंफर्ट नहीं लगा हो, मार्क कर लो ना, दूसरी बार और अच्छे से देखोगे तो खत्म हो जाएगा। तो वैसे ही पढ़ाई करते हैं सर, बट मैं आपको सबसे ज्यादा ये समझाना चाहता हूँ कि जैसे क्वेश्चन देख के हमने हमारे हिसाब से पूरा रफ एडजस्टमेंट किया और लास्ट में जाके अपनी गलती खोजी, उससे जब आप सीखते हो ना, वो जिंदगी भर याद रहता है। ठीक है राजा, डिड यू अंडरस्टैंड? यस। ओके सर, अब आप लोगों को मैं इसका ये वाला तो नहीं, पर जो एक्चुअल आंसर है वो शीट अपडेट कर देता हूँ, आप उसको देख सकते हो और आपका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है राजा, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे कल की क्लास में। अंटिल देन, यू ऑल टेक केयर, स्टडी वेल, कीप गोइंग। आई सी यू इन द नेक्स्ट सेशन एंड टुमारो evening we'll have a session. I'll see you all tomorrow. Until then, take care. Bye bye. See you. This is your CA buddy Shubham Singhal signing off. Bye bye.